सक्षम उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं मंजुल त्रिवेदी आप सभी प्रतिभागियों एवं विशिष्ट वक्तागणों, हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी सर, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज की यह वेबिनार विशेष परिस्थितियों में आयोजित की गई है, जिसका शीर्षक है कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों के प्रति सावधानियां, बचाव एवं चिकित्सीय प्रोटोकॉल। सक्षम की विहित परंपरा के अनुसार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अमिता सिंह जी को कि वे आएं और सक्षम गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ करें। डॉक्टर अमिता सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, अवध प्रांत की सह मंत्री सक्षम की, और आज सभी जितने भी हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं मुख्य वक्तागण और विशिष्ट अतिथिगण और सारे जितने भी हमारे सक्षम परिवार के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपके सामने सक्षम गीत प्रस्तुत करती हूँ। पूर्ण समावेशी भारत का सपना हमें सजाना है। पूर्ण समावेशी भारत का सपना हमें सजाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। भाव दृष्टि बाधा से लड़ने का जो मन में आया है, उससे प्रेरित होकर ही काम्बा अभियान चलाया है। सूची परंपरा नेत्रदान को मिलकर हमें बनाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। हम विकास की इस यात्रा में अपना स्थान बनाएंगे। राष्ट्र देव की उपासना में मिलकर दीप जलाएंगे। पुनः परम वैभव तक भारत माता को पहुंचाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अमिता सिंह जी। आपने बहुत भावपूर्ण रूप से सक्षम गीत को प्रस्तुत किया, जो कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण का भी जो है परिचायक है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक और जिनके कुशल निर्देशन में ऐसी वेबिनार हम आयोजित कर पा रहे हैं, आदरणीय क्षेत्र संयोजक सक्षम पूर्वी उत्तर प्रदेश डॉक्टर जयशंकर पांडे जी को, कि वो आए और सक्षम परिचय प्रस्तुत करें। हाँ मंजुल जी, एक निवेदन है कि डॉक्टर आशीष जी का और डॉक्टर संजय जी का भी फोन आया था जी, कि वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। मुझे संख्या हो गई क्या? नहीं, आशीष जी को मैं जोड़ रहा हूँ सर। इन लोगों को जोड़िए क्योंकि दोनों लोग हैं। जी मैं जोड़ रहा हूँ। आप संजय जी अभी नहीं है, आशीष जी जुड़ चुके हैं। दोनों लोग हैं, दोनों लोग फोन भी आया था बीच में जब आप अमिता जी का सक्षम गीत था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मैं सबका स्वागत है सक्षम में। आज मुख्य विषय में जो इसमें कोविड का वेव आने वाला है, उस विषय पे ऐसा चिंता की गई कि एक ऐसा कोई विभिन्न विशेषज्ञों का एक पैनल हम लोगों के सामने आएगा, उससे हम लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो सक्षम की स्थापना 2008 में की गई थी और सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये सक्षम की स्थापना की गई। सभी स्वावलंबन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उनको मुख्य मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसी संकल्पना है। पूरे देश में सक्षम काम दिखता है। इसका जो कंप्लीट नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, जिसके माध्यम से वो क्षमताओं का पहचान की क्षमता विकास करता है। सब दिव्यांगों को समान दृष्टि की भावना उत्पन्न हो, ऐसा सक्षम का मानना है। और सभी दिव्यांगजनों में समान क्षमता होती है। यदि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए समाज में, निश्चित रूप से वो अपनी क्षमताओं का विकास करके अपने को मेन स्ट्रीम में ला करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ये स्पष्ट मानता है, ये बोझ नहीं है, ये हम लोगों के साथ चलने वाले लोग हैं। ये हम पे बोझ नहीं है, इनमें सारी क्षमताएं विद्यमान है। बस इन क्षमताओं को पहचान के इनको उपयोग किया जाए। इसीलिए
7 क्षमता प्रकोष्ठ, 21 प्रकार की दिव्यांगता इस समय है। आदरणीय मोदी जी ने दिव्यांगजन नाम दिया और 2016 जो एक्ट है इसका डिसेबिलिटी एक्ट है, 21 टाइप की दिव्यांगता है। 21 टाइप की दिव्यांगता को 21 क्षमता विकास प्रकोष्ठ में बनाया गया, जो सभी प्रकार के दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, अस्थि बाधित है, मेंटल इलनेस है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, सभी क्षेत्रों में। और यहाँ तक प्राणदाय एक कंसेप्ट है जो कि बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन के लिए माध्यम से हीमोफिलिया है, सिलिसिया है, सिकल सेल है। तो कई ऐसे जो दिव्यांगता है वो प्राणदा में आती है, जो कि अगर देखा जाए पीडियाट्रिक्स क्षेत्र में बड़ा योगदान है इसके में। तो सक्षम इन क्षमता विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए काम देखता है। कार्निया अंधत्व मुक्त भारत काम्बा, ये बहुत बड़ा अभियान है जिसके माध्यम से नेत्र कुंभ अभी लगा था प्रयागराज में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, गिनीज बुक में नाम गया। तो रिकॉर्ड हुआ, निःशुल्क सेवाएं दी गई वहाँ उनका। और कई प्रकार के कैंप्स लगाते हैं, अस्थि का कैंप लगाते हैं, आँख का नेत्र टेस्ट करने के लिए भी आई स्क्रीनिंग कैंप लगती हैं, निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का ऑपरेशन, रेटिना का ऑपरेशन, कई क्षेत्रों में काम देखता है। कैंप लगा के उन सेवा बस्तियों में जहाँ उनकी पहुंच नहीं है, उनके बीच में जाके भी काम देखता है, जिससे दिव्यांगता ना आने पावे। यदि दिव्यांगता की पहचान हो जाती है आंख की दिव्यांगता की, तो उसकी एक चिकित्सा निदान और उसके चिकित्सा के लिए सक्षम आगे बढ़ता है। तो सक्षम सभी स्वावलंबन क्षेत्र में उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी चला है हम लोगों का, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चला है आइडिया, एक हम लोगों का है। जो दिव्यांग में क्षमता है, व्यवसाय करना चाहते हैं, वो आइडिया माध्यम से हम लोगों के वहाँ एक आइडिया, हम लोगों का एक साइट है आइडिया पे लोग हैं जितने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं दिव्यांगजन, उनके व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में 380 जिलों में इकाइयां हैं सक्षम की, और इस माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को एक शामिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिव्यांगजन जो डेटा में आता है वो केवल लगभग 3% के आसपास आता है, लेकिन उससे संबंधित के फैमिली के लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए बच्चों पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ने वाला है तो पूरी फैमिली प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए तो माता पिता को भी सजग होना आवश्यक होता है, माता पिता को ट्रेनिंग देना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कोक्लियर इम्प्लांट का होता है हम लोगों के यहाँ, कोक्लियर इम्प्लांटेशन में भी उनके माता पिता को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आप उनसे बुलवाएंगे, कैसे उनके प्रशिक्षण देंगे, कैसे उनके साथ बिहेवियर होगा। तो सक्षम इस क्षेत्र में बहुत समर्पण भाव से काम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कोई ग्रांट्स नहीं लिया स्टेट से, लेकिन तब भी कानपुर में मैं काम देखता था। सैकड़ों कैंप लगे सभी क्षेत्रों में, कोक्लियर इम्प्लांटेशन में, आई डोनेशन में, कभी वहाँ काफी काम हुआ। डॉक्टर सैका गुप्ता जी हम लोग के बीच में है केजीएमसी में, जो सबसे अच्छा एशिया सबसे अच्छा आई बैंक यहाँ पे है, और आई डोनेशन और कन्या ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से पूरी दुनिया में इसका जगह है। और हम लोग को सौभाग्य है कि ये जुड़ी हुई है, और इनके हम लोग विशेषज्ञता का लाभ हम लोग उठाएंगे। और अंतिम बात यह है कि हम लोग इनको सुनने आए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, आदरणीय चिकित्सकगण आए हुए हैं हम लोगों के बीच में, आदरणीय नीतू जी आई हैं, डॉक्टर कमलाकांत जी आए हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग आए जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। सबको बहुत बहुत स्वागत है, और मंजुल त्रिवेदी से मैं निवेदन है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। सर मैं देख पा रहा हूं कि कमलाकांत जी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, यदि उनसे संपर्क हो तो हम वो बैठक में है, अभी आ जाएंगे। जी जी जी। आगे, और आगे सर डॉक्टर संजय जी से एक बार अगर बात कर लें तो वो अगर अपने नाम से हैं, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट नहीं दिखा रही है पेंडिंग। अच्छा, मैं देख लेता हूँ जी। तो अब हम लोग कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं। कमलाकांत जी हम लोगों से अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसा कि सर ने बताया कि वो मीटिंग में हैं, तो जैसे ही वो हम लोगों से जुड़ेंगे हम लोग उनका मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं, ऐसा हमें आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जहां एक ओर हम दूसरी लहर से उबरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विशेषज्ञों के अनुमान और दुनिया के बढ़ते हुए आंकड़े और म्यूटेट होते हुए वायरस का जो डेल्टा प्लस स्वरूप है, ये हमको कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है तीसरी लहर के प्रति। देशव्यापी चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कि क्या तीसरी लहर आएगी या आएगी तो कितनी प्रभावी होगी, हम लोग एक पूरा विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर
वीएन त्रिपाठी सर हमसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सारिका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और देश के ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सारिका गुप्ता जी को, जो कि बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है और आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर सारिका गुप्ता जी, आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट कर लें तो। जी अभी आवाज आ रही है? जी मैम जी। ओके, सो मैं इस मंच पे आप सभी को नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और स्पेशली वीएन त्रिपाठी सर जो कि मेरे मेंटोर है, मेरी पीएचडी सर ने ही, सर के मार्गदर्शन में उसका अप्रूवल हुआ था। वीएन त्रिपाठी सर, आपको स्पेशल प्रणाम। आयुष और मैं थैंक यू सर। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, और जैसा कि हर जगह इस बात का हो रहा है कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों पे ज्यादा असर पड़ेगा, तो उस हिसाब से तैयारी भी चल रही है। हम लोग अभी मेडिकल कॉलेज में हम सारे जितने भी फैकल्टी है मेडिकल, यहाँ के त्रिपाठी सर जानते हैं कि जितने भी यूपी के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सबकी ट्रेनिंग के लिए कि अगर बच्चे जब कोविड से इन्फेक्ट होंगे, कोविड से परेशानी होगी, तो उनको कैसे इलाज करना है, उसकी ट्रेनिंग पिछले 3 हफ्ते से चल रही है। रोज हम लोग कम से कम 300 से 500 डॉक्टर्स और सिस्टर्स को इस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को का इलाज करना है अगर कोविड की वजह से आते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तीसरी लहर के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने देखा कि पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए, जितने लोगों को कोविड हुआ, वो प्रतिशत बढ़ा हुआ था। प्रतिशत से ज्यादा जो वास्तविक संख्या थी वो बढ़ी हुई थी। अगर हम उदाहरण लेके पहली लहर में सिर्फ 1000 लोग इन्फेक्ट हुए, तो इस वाली लहर में 10,000 थे। और किस तरीके से अप्रैल और मई में बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की मारामारी, काला बाजारी हुई, वो सबने देखा कि जो डिमांड थी हर चीज की वो ज्यादा थी और मरीज ज्यादा थे, तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, जहाँ पे हो सकता है कि पहली या दूसरी लहर की अपेक्षा लोग ज्यादा इन्फेक्ट। सो बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, सो जितने भी वयस्क लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, उसका 12% बच्चे प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर 100 बड़े लोगों को हुआ है तो उनमें से 100 लोगों को हुआ है, तो उनमें से 12 बच्चे होंगे। तो अगर सिर्फ 100 लोग हैं तो 12 हुए। अब अगर वही 1000 हो गए तो बच्चे कितने हो गए? नंबर, बच्चों का वास्तविक नंबर 12 से बढ़ के 10 गुना बढ़ गया, 120 हो गया। और अगर तीसरी लहर हम सोचे कि वहां पे दूसरी लहर से ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, तो वहां पे जो बच्चों का वास्तविक संख्या है इन्फेक्शन का वो बढ़ जाएगा 120 से वो 12,000 तक जा सकता है। सो वही 12%, किसी भी नंबर का 12% जो बच्चों की वास्तविक संख्या होगी वो तीसरी लहर में बढ़ी हुई होगी। सो इसलिए बच्चों के लिए ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे ही ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, बस यही होगा कि जो परसेंटेज वाइज नंबर बढ़ जाएगा। दूसरे बच्चों में खतरा इसमें भी लग रहा है क्योंकि अभी जितने भी व्यस्त लोग हैं उन सबका वैक्सीनेशन हो रहा है। पिछले 2 साल से बच्चे घर में भी हैं, तो उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह के वायरस से। पहले होता था कि बच्चे आपस में मिलते जुलते थे, थोड़ा खांसी जुकाम होता था, डायरिया होता था, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती थी। अभी बच्चे घर में, सो इन 2 वजहों से बच्चों में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा होगा, इसलिए वो तैयारी हो। पर ये इतनी खतरे वाली बात नहीं है। बच्चों में इन 12% जो बच्चे हुए उनमें कम से कम 85% बच्चे में जो बीमारी कोविड की होती है वो या तो एसिम्टोमेटिक मतलब कि कोई भी लक्षण नहीं थे, आपने सिर्फ टेस्ट कराया और आपको कोविड पॉजिटिव पता चला, या
कि हल्का सा इन्फेक्शन है, हल्का सा इन्फेक्शन जिसके लक्षण होते हैं कि बुखार के साथ खांसी, जुकाम, गले में दर्द, शरीर में दर्द, या फिर कुछ बच्चों में होता है कि पेट दर्द, डायरिया जिसको कहते हैं, दस्त आना या उल्टी आना, इस तरीके के लक्षण होते हैं और वो थोड़े दिन में अपने आप सही हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, बस खान पान का, पानी पीने का, सफाई रखने का और बुखार की दवा देने की जरूरत होती है। 10% बच्चों में जो होता है कि जो कोविड हो सकता है बच्चों में, कि थोड़ा इससे बढ़ के जो अभी मैंने जो माइल्ड डिजीज मतलब जहाँ पे कि ज्यादा खतरनाक नहीं था, हल्के फुल्के बस लक्षण थे जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, उससे ज्यादा कि बच्चे की सांस तेज चल रही या पसीना तेज चल रही होगी। और अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसका सैचुरेशन देखेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में सभी लोग जान गए कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर उसका सैचुरेशन 90 से 94% के बीच में, तो वो होते हैं मॉडरेट डिजीज वाले, तो वो 10% में होता है। और 5% से कम और मुख्यतः 2 से 3%, मतलब 12% का 2 से 3% बच्चों में कोविड जो होता है वो भयंकर रूप से हो सकता है, सीवियर रूप से हो सकता है, जहाँ के बच्चे की सांस तेज चल रही है, पसली चल रही है, बेहोशी की हालत हो रही है और हाथ पे ठंडे हो रहे हैं, पल्स नहीं है, पल्स मतलब जो ये हम लोग यहाँ पे पल्स देखते हैं कि पल्स नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया वो 90% से कम है। सो वो 2 से 3% में होगी, तो ये 2 से 3%, 12% का 2 से 3% है। सो हर चीज उसी पे ही डिपेंड कर रही है कि जो वास्तविक संख्या अगर तीसरी लहर में वयस्कों की बढ़ी, तो उसके अनुपात में इसी प्रतिशत से बच्चों की अब वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए बच्चों के लिए तैयारी की जा रही है, अन्यथा अलग से कोई बच्चों में नहीं है खतरा। और इसके सावधानी, इलाज तो है, लेकिन इलाज तो एक दूसरी चीज हो गई, पर हमेशा हम मेडिकल साइंस में ये पढ़ते हैं कि बचाव उपचार से ज्यादा जरूरी होता है। सो उपचार की जरूरत पड़े उससे पहले हमें बचाव की तैयारी करनी है। बचाव क्या है? मास्क। एक ही चीज बस याद रखनी है, मास्क, क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 साल में पता चल गया है कि ये वायरस हवा से ज्यादा फैलता है। पहले पिछले साल, अब वो सही बताया गया या किस तरीके से, यही हर जगह इसी चीज पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया था या इसको महत्व दिया गया था कि जो भी सरफेस है उनको सैनिटाइज करो, खूब सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर बहुत सैनिटाइजर। तो छूने से उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि हवा में होने की वजह से बढ़ रहा है। सो मास्क लगाना बहुत जरूरी है और दूरी बनाए रखना। अभी भी बात, मैं इस चीज को वापस दोबारा एक बार एम्फसाइज करना चाहूंगी, इस पे बल देना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है मास्क लगाना, क्योंकि बच्चों को होगा कैसे? बच्चे बाहर तो जा नहीं रहे, हम बड़े ही बाहर जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोविड भी खत्म हो गया, तो वो बाजार में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एक दूसरे से मिल जुल रहे हैं और बिना मास्क लगाए हो रहे हैं। बच्चा तो घर में, आप बिना मास्क लगाए बाहर रहे, अब आप वापस घर में आ रहे हैं, तो बच्चे को इन्फेक्ट कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। सो बच्चों को बचाने के लिए जितने भी वयस्क लोग हैं उन्हीं को अपना बिहेवियर सही रखना पड़ेगा कि जब भी वो बाहर निकले, जब भी वो किसी से बात कर रहे हैं, अगर खुली जगह है बहुत अच्छी बात है, लेकिन करके मास्क लगाए हुए, तो सबसे जरूरी है मास्क। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, पर उससे पहले मास्क सबसे जरूरी है। मास्क स्पेशली अगर वो कोई बंद जगह है, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो हमें मास्क, बड़े जब मास्क लगा के रहेंगे, हाथ अपना नियमित धोते रहेंगे, तो वो बच्चे को बचा सकते हैं। सो बच्चों के उपलक्ष्य में विषय में यही मैं कहना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरा बच्चों में ही होगा, पर हाँ, जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा कि सभी संसाधनों की कमी पड़ गई थी, तो उसको देखते हुए तैयारी करके रखने में कोई हर्ज नहीं। इस नंबर और प्रतिशत के हिसाब से बच्चों के लिए तैयारी रखना बहुत अच्छी बात है। नहीं खतरनाक हुआ और हम मनाएंगे भी ना खतरनाक, तो बच्चों को ये बहुत अच्छा रहेगा, पर उससे आगे के बहुत सारी बीमारियों के लिए
बच्चों के लिए सारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स ट्रेन हो जाएंगे। और एक चीज और बच्चों के लिए जरूरी है कि अधिकतर बच्चे, जो मैंने बताया कि 85 से 90% जहाँ के बच्चों में बच्चे बिना लक्षण के या बहुत ही हल्के फुल्के लक्षण है, जहाँ बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, ऐसे बच्चों को अगले 1-2 महीने के लिए हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में दूसरी बीमारी कोरोना की वजह से हो रही है, जो 1-2 महीने बाद एक तरह से हम कह सकते हैं वो कोरोना का थोड़ा देर से होने वाला इफेक्ट बच्चों में, जिसे कहते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कोविड। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं कि शरीर में कुछ लक्षण आते हैं कोविड के 1-2 महीने होने के बाद, और वो लक्षण क्या होते हैं? बुखार, पेट दर्द, दस्त आना, उल्टी आना, शरीर पे लाल लाल चकत्ते होना, आंखों में लालीपन होना। सो अगर किसी भी बच्चे में इस समय भी, क्योंकि इस समय भी MIS-C के केस बहुत आ रहे हैं बच्चों में, सो अगर किसी बच्चे में 3 दिन से ज्यादा बुखार है, साथ में पेट दर्द, उल्टी, दस्त है, शरीर पे लाल लाल चकत्ते हैं या आंखों में लाली है, सो हमें MIS-C के लिए जांच करना और उसका इलाज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि MIS-C का भी 1 से 2% बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? कुछ लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है मैम, आ रही है, और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ बच्चों के साथ। अच्छा। तो MIS-C और MIS-C पे इसमें ज्यादा एम्फसाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है, इस वक्त डेंगू भी बहुत हो रहा है, और दूसरी एक चीज जो आग बंद करके हर किसी को लगता है कि ये हुआ होगा टाइफाइड, मतलब किसी की पूरी उम्र में अगर 2-3 बार टाइफाइड नहीं हुआ तो इस भारत देश में, तो इसका तो लगता है कि डाउट होता है कि वो भारत में रह भी रहा है कि नहीं। सो टाइफाइड और डेंगू ये इनके भी लक्षण ऐसे ही होते हैं कि बुखार है, साथ में पेट दर्द, दस्त आ रहे हैं, उल्टी आ रहे हैं, और अधिकतर जो लैब से रिपोर्ट विडाल टेस्ट या उसकी एंटीबॉडीज लेवल प्रोवाइड कर देती हैं टाइफाइड की, और बच्चा टाइफाइड की तरह इलाज हो रहा होता है और गड़बड़ होता जाता है। सो जहाँ पे भी ऐसा लगे कि टाइफाइड या डेंगू का शक लग रहा है, तो उसके पहले MIS-C को रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए ट्रीटमेंट है और वो दूसरा और सही समय पे इलाज शुरू हो जाएगा, सो बच्चों में मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी MIS-C की वजह से। MIS-C का परसेंटेज 1 to 2% ही है, सीवियर MIS-C। सो ये इतना में सो ये मुझे महत्वपूर्ण बातें लगी कोविड का बच्चों में होने वाले प्रभाव के लिए। आप लोग के कोई प्रश्न हो तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जी धन्यवाद मैम। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, और हम कार्यक्रम के अंत में जो विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया उन प्रश्नों के संदर्भ में लेंगे। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर सारिका मैम। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपचार की बजाय हम लोग बचाव पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी चिंताएं वाजिब हैं, चूंकि हमारे बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, इसलिए भी तीसरी लहर में उनके लिए विशेष खतरे की आशंका हम लोग जता रहे हैं। तो आपके जो विचार हैं निश्चित रूप से हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अगले विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संजय चौरसिया जी को, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और वाराणसी से हैं। सर, आप आएं और अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर संजय चौरसिया जी। सर कृपया अनम्यूट कर लें। डॉक्टर संजय सर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट कर लें। मैं ऑडिबल? जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, यस जी मंजूर जी। यस सर, यस सर। सर मेरा सभी लोगों को प्रणाम। कुछ कारणों से मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी डॉक्टर सारिका गुप्ता का देखा, मैंने इनका सब है बड़ा अच्छा है। बच्चों में कोविड के लिए जो हम लोग
अभी जो ज्यादा हम लोग कंसर्न है, जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। सभी लोगों की, जैसे मैं डे टू डे अपनी हॉस्पिटल में अपने ओपीडी में लोगों की जिस तरह की क्वेश्चंस है, लोगों की जो क्वेरीज है, वो इससे रिलेटेड है कि क्या बच्चों में जो वेव आने वाली है तीसरी, क्या सिर्फ बच्चों के लिए ही है और कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड भी नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, हम लोग कर क्या सकते हैं इसके लिए? क्या हम लोग कोई ऐसी रेसिपी या कुछ ऐसा, कुछ कोई ब्रांड है मेडिसिन की या कोई इम्यूनिटी बूस्टर ऐसा है हम लोग शुरू कर दें बच्चों को, कुछ खान पान में परिवर्तन ले आए, या हम लोग कुछ ऐसी चीजों के लिए अलर्ट रहे जो कि हमें नहीं पता कि आगे आने वाली तीसरी लहर जो संभावित है उसमें क्या हो सकता है बच्चों को नुकसान। तो सर्वप्रथम प्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सेकेंड वेव थी इसमें भी बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हुए कोविड से। बच्चे अफेक्टेड होते रहे, मोस्टली जो है एसिम्प्टोमेटिक रहे, ज्यादातर माइल्ड मॉडरेट वाले केसेस है, और सभी ओपीडी बेसिस पर ट्रीट किए गए। सभी लोगों को हम लोगों ने अपनी आउटपेशेंट में ट्रीट किया, और उसमें से बहुत ही कम प्रतिशत, 1% से भी कम बच्चों को एडमिट करने की आवश्यकता हुई। और चूंकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने जो एडल्ट की गाइडलाइंस है उसमें कुछ जो जो मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन हम लोग उसमें से नहीं यूज कर सकते थे, बजाय उसके हम लोग सिम्टोमेटिक और जो बच्चों के लिए किया जा सकता है उसमें लाइफ सेविंग, उसके जरिए उनके प्राण की रक्षा की गई है। अभी गाइडलाइंस भी जारी हो गई है। तो जो ये बच्चों में जो सेकेंड वेव में एक संख्या रही, वो कहीं ना कहीं थर्ड वेव में भी हो सकती है। फर्स्ट वेव में क्योंकि बहुत कड़ाई से लॉकडाउन का पालन हुआ, तो जो मिडिल एज हमारा पॉपुलेशन है, जो 40 वर्ष, 20 से 40 वर्ष और उससे कम वाले बच्चे हमेशा घरों में रहे, तो इनको बहुत कम कोविड के चांसेस रहे। जो भी केसेस हुए थे बहुत बुजुर्गों में हुए थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, वो लोग फर्स्ट वेव में कोई वैक्सीनेटेड भी नहीं था, तो एक तरह से वो हुआ। सेकेंड वेव में मिडिल एज का अपने वर्क के लिए, अपने अर्निंग के लिए जो घर से बाहर निकलना, और विशेष रूप से लोगों में लापरवाही, जो जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस है, हमारी जो कोविड टास्क फोर्स है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए थी, गैदरिंग से बचना था, मास्क का सदुपयोग करना था। इन सब चीजों में लापरवाही की वजह से जो मिडिल एज ग्रुप था इस बार वो अफेक्टेड हुआ, और हम लोगों ने देखा कि जिनकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, जो अपने आप को बहुत अच्छा फिट मानते थे कि मैं 5 मंजिल चढ़ जाता हूँ छत पर सीढ़ियों के जरिए, काम पर जाता हूँ, कभी सांस नहीं फूलती, ऐसे लोगों को भी इस कोविड ने नहीं छोड़ा और दुर्भाग्यवश उनकी भी मौतें हुई। तो इसको देखते हुए एक प्रिजम्पशन था कि हो सकता है कि तीसरी वेव में जो एज का अ, एक वो ढलान है कि पहले बुजुर्गों में हुआ, फिर वर्किंग ये पॉपुलेशन हुआ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाला बच्चों में हो। तो बच्चों में सेकेंड में भी रहा, थर्ड में भी सबको अफेक्ट करेगा। कोई विशेष रूप से कोई ऐसा एडिशन नहीं आने वाला है किसी वायरस का, कोई म्यूटेंट स्ट्रेन ऐसा नहीं आने वाला है जो कि स्पेशली बच्चों पे असर करे। और जो साइंटिफिक बात है वो ये पहले से तय है कि जो बच्चों में ऐसी ही रिसेप्टर्स हैं जिनके जरिए ये वायरस हमारी कोशिकाओं में अंदर जाता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, वो संख्या कम है। तो बच्चों में इसलिए जो सीवियर डिजीज के लक्षण कम है। फिर भी जो बच्चे स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, जो लंबी बीमारियों के हैं बच्चे, जो स्टेरॉइड पे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, अस्थमा के बच्चे हैं, इनमें सीवियरिटी हो सकती है। तो ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और जो इलाज के लिए जो गाइडलाइन जारी है उसको लेकर के और अपने संसाधनों को पूरी तरीके से दुरुस्त करते हुए हम लोग, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग पूरी तरीके से, यदि तीसरी वेव का आना है, जो कि डेल्टा जो स्ट्रेन अपनी है B1.617.1 का ट्रांसम्यूटेशन हुआ है B1.617.2 के रूप में यूके में, जिसको इन लोगों ने डेल्टा डेल्टा प्लस बोला है, उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है थोड़ी ज्यादा है। इसलिए हम लोग पहले से ही सतर्क रहें, जो नॉर्म्स है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहें कि हम लोग कैसे उसको ट्रांसमिशन होने से रोक सकते हैं। अब रही बात MIS की, अभी हम लोग अपने डे टू डे ओपीडीज में इवन भर्ती हुए जो बच्चे हैं उनमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि MIS की संख्या बढ़ती जा रही है। MIS कब होता है? 6 से 8 हफ्ते के बाद कोई बच्चा संक्रमित हुआ कोविड से, उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद उस बच्चे के शरीर में कुछ ऐसे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं एंटीबॉडी के बनने के बाद, जिसकी वजह से उसके तरह तरह के सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, और जो भी सिस्टम इन्वॉल्व, लीवर में इवन हो रहा है, GI ट्रैक्ट के हैं, परफोरेशन केसेस मैंने देखे, वर्बुलस के केसेस देखे, आंतें फंस जा रही है बच्चों में। तो बहुत सारे पीडियाट्रिक सर्जरी केसेस भी ऐसे हम लोगों ने देखे हैं।
तो MIS से हम लोगों को लड़ना है कि जो कोविड हो चुका है सेकेंड वेव में बच्चों को, वो अब MIS करके आ रहे हैं। तो हम लोग को अगली वेव में MIS के लिए भी तैयार रहना है, जो पहले के केसेस हैं और अभी जो फ्रेश केसेस आ सकते हैं उनके लिए भी। रही बात हम लोग इम्यूनिटी की, बचाव कैसे करें, बचाव में डॉक्टर सारिका जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग इलाज से बेहतर बचाव पे फोकस करें। और बचाव कितना सिंपल है, डिस्टेंसिंग रखें, बच्चों को भी हैंड हाइजीन हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं उनके डे टू डे लाइफ में, उनके बिहेवियर में हम लोग ये चीज जनरेट करें, या हम लोग कह सकते हैं कि वो इसको अपने आत्मसात करें कि हम हैंड वॉश करें, कहीं से अपरिचित जगह से आ रहे हैं या कुछ करके आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य की हाइजीन है उसको हम लोग पर्याप्त रखते हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति है या कोई भी ऐसे अनजान जगह पे जा रहे हैं तो अपनी स्वास्थ्य के लिए हम लोग मास्क का सदुपयोग करें, और अगर हो सके तो 2 लेयर के 2 डबल मास्क का उपयोग करें। कुछ जो पेरेंट्स अक्सर ये कंसर्न रहते हैं कि सर हम लोग क्या ऐसा कर दे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा दें। तो देखिए बड़े लोगों के लिए तो बहुत सारे चीजें ऐसी बताई गई कि ये कर ले, हल्दी है, काढ़ा है, विशेष रूप से बहुत से आयुर्वेदिक ऐसे भी नुस्खे हैं या घरेलू रूप से हम लोग जो अभी तक हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं उनको भी लेकर के हम लोग काफी इस्तेमाल हुआ, उसको हम लोगों ने आजमाया। लेकिन जो साइंटिफिक बात है उस पर अगर फोकस करा जाए तो ये देखा जाए कि बच्चों की डाइट करनी चाहिए, जंक फूड कम करें, ऑयली फ्राइड डीप फ्राइड चीजें कम करें, हम लोग अच्छी प्रोटीन वाली डाइट दें, हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स दें, एग दें। विटामिन डी डिफिशियंसी अगर है बच्चों में बहुत कॉमन है, उनको उसके लिए हम लोग प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं विटामिन डी का। साथ में हम लोग उनको आउटडोर एक्टिविटीज के लिए थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, आउटडोर में अपने छत पे कुछ कर सकते हैं, व्यायाम सिखा सकते हैं उनको, धूप में भी रहें, विटामिन डी भी मिलेगा। मल्टी मिनरल डिफिशियंसी बहुत कॉमन है ऐसा, जो कि बच्चों में इम्यून रिस्पांस को कम कर देता है। तो इम्यून रिस्पांस को अच्छा करने के लिए जो भी जितने मिनरल्स हैं उनके सोर्सेज हमें ढूंढने, जैसे जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है। तो इसके लिए हम लोग नट्स का उपयोग करें, जैसे ग्राउंड नट्स हैं, आलमंड है, अखरोट है। तो ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा इस्तेमाल बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं जो कि बहुत लाभदायक है। साथ में इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो एक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो हमें किसी मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा जिंक और ये मल्टीविटामिन की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज आ जाते हैं हम लोग, जो खट्टी चीजें हैं, विटामिन सी के सोर्स हम लोग ढूंढें, साइट्रस फूड है जिसमें भी, तो संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, आंवला है। एक आंवले में यूजुअली 500 से ज्यादा मिलीग्राम के विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंवला हम लोग खा सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं बच्चों को इसमें। तो इस तरह की चीजें लानी है। साथ में हमें अपनी गट की, हमारी जो इंटेस्टाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के लिए। तो गट को अच्छा रखना है, ऐसे जो हमें बैक्टीरिया ग्रो होने हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी पे जो इम्यून रिस्पॉन्स उसको इन्हांस करे। उसके लिए हम लोग दही का उपयोग कर सकते हैं, दही मट्ठा थोड़ा अच्छा रहता है, प्रोबायोटिक चीजें ले सकते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों का उपयोग करना, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जितनी चीजें बताई जा रही है एडल्ट के लिए, इन्हीं सब पर फोकस करना है, तो हम लोग बच्चों में ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि यदि हमारी पॉपुलेशन 18 वर्ष से अधिक की जो कि एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, यदि ये लोग अपना वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम लोग एक सुरक्षा घेरा बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम ही लोग इन्फेक्शन बाहर से ले जा रहे हैं। बच्चों के भी स्कूल नहीं खुले हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, तो उनको कहीं कहीं से इन्फेक्शन हम ही लोग के माध्यम से जाना है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पहले जो लोग एलिजिबल हैं उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। और जैसा कि गवर्नमेंट के कुछ बॉडीज अभी स्टडी भी कर रही हैं बच्चों के लिए वैक्सीन, फॉरेन में जैसा कि जानकारी है फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन सही की वैक्सीन को अप्रूवल है। तो भारत सरकार की बात भी चल रही है फाइजर की, अगर वो वैक्सीन आ सकती है उस सितंबर या अक्टूबर माह से बच्चों को भी टीकाकरण के दायरे में लाया जाएगा। साथ में जो भारत की जो स्वनिर्मित वैक्सीन है उसमें भारत बायोटेक इस पर काम कर रही है, साथ में जाइडस ने भी इस दिशा में पहल किया हुआ है। अगर ये दोनों कंपनियां बनाती हैं और बच्चों का ट्रायल सफल होता है तो हम लोग बच्चों का वैक्सीनेशन भी पूर्ण रूप से इस वर्ष के अंत तक कर सकते हैं। तो जिस तरह की गवर्नमेंट गाइडलाइंस है इनका पालन करते हुए हम स्वयं एक चिकित्सक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते सभी लोग कर्तव्य है कि उन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और राष्ट्र की
मजबूती में हम लोग साथ में खड़े हों। यह बहुत बड़ा संकट का दौर है, सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों में कुछ अच्छे गुणों का संचार करें, उनको प्रतिदिन अपने आचरण में ये चीजें लाएं। एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है, मैं भूल गया। एक नींद जो है बच्चों में, यदि 5 वर्ष से कम का बच्चा है तो 10 से 12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर वो 10 से 12 घंटे की नींद नहीं पूरी होती है तो उसका जो बॉडी का जो बायो क्लॉक है वो डिस्टर्ब होता है और उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है ज्यादा रिलीज होगा और इम्यूनिटी उसकी कम हो जाएगी। 5 वर्ष से अधिक का बच्चा है तो 8 से 10 घंटे की नींद उसकी जरूरी है। इस तरह से नींद की प्रॉपर मिले, इमोशनल उसका एक बैकअप हो बच्चे का, उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में उसका रियलिंग हो, ग्रोइंग अप हो, तो यह उसके जिंदगी में भी बहुत लाभदायक। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आगे हमारे प्रोफेसर, हमारे पूर्व में हमारे गुरु रहे हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को भी हम सुनने के लिए बेताब हैं, और हमारे पार्टी हैं डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह जी, जो कि कई बार कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूं बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे व्यवहार के विभिन्न पक्षों में किस तरह हो, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझाया है। निश्चित रूप से हमसे जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, वो जरूर लाभान्वित होंगे। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सर से यदि आप सभी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिखें, हम अंत में उस पर सर की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह सर को, जो कि एमडी हैं पीडियाट्रिक्स, लखनऊ से ही हैं। सर कृपया आएं और अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। जी, पहले तो मैं सबको नमस्ते करना चाहूँगा। और अभी हम लोगों ने डॉक्टर सारिका गुप्ता जी को भी सुना और डॉक्टर संजय चौरसिया जी को भी सुना। तो सभी लोगों ने, हालांकि इस विषय पे जो भी जितनी चीजें बोलनी थी सभी लोग लगभग बोल चुके हैं, तो लेकिन फिर मैं, रही बात जो हमारे बारे में, हम लोग के बारे में जो एक दिमाग में एक धारणा चलती है कि बच्चों में क्या समस्या आने वाली है या कोविड से बच्चे ही क्यों ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी एक धारणा बन रही है। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि बच्चा जो है तभी घर में इन्फेक्ट होगा जब जो है बड़े लापरवाही वाला रवैया अपनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है घर से बाहर तो जाते नहीं है, स्कूल कॉलेज भी बंद चल रहे हैं, बच्चे घरों में हैं। लेकिन अगर जो है जो घर के बड़े हैं, वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, वो अगर बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते वक्त में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, प्रॉपर जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं भीड़ वाली जगहों पे, तो वो संक्रमण लेके आ सकते हैं। और वो जब संक्रमण लेके आएंगे घर में, तो घर में अगर उन्होंने प्रॉपर देखभाल, अगर मतलब वो आके यहाँ पर आके अपने को प्रॉपर अच्छे से अपनी की देखभाल ना करते हुए अगर वो संक्रमण लेके आ रहे हैं, तो घर में भी अपने बच्चों को संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो आती है वयस्कों की, कि वयस्क अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और बाहर निकलें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और जब अत्यंत जरूरी हो तभी निकलें। क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन जब से सरकार ने ओपन किया है, तब से मैं अक्सर बाजारों में देख रहा हूँ कि बेइंतहा भीड़ हो रही है। लोग जो है मास्क को, प्रोटोकॉल को फिर लोगों ने अपना बंद कर दिया है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। रही बात, तो इस सब तरह से जो है, जैसे लोगों ने ये मान लिया है कि लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है, तो दैट मीन्स कि कोरोना भी खत्म हो गया है। तो ये धारणा बिल्कुल जो है ना रखें, क्योंकि जो है अगर हम लोग इस तरह का व्यवहार रखेंगे कि फिर अगर हम लोग बाहर जा के जाएंगे और फिर इस तरह से तो संक्रमण हम लोग अपने बच्चों में फैला सकते हैं। रही बात, जो अगर एक ट्रेंड भी देखा जाए तो जब पहली बार, जब सबसे पहली वेव आई थी, जब लॉकडाउन हो गया था और उस समय जब संक्रमण फैला था, तो संक्रमण किन लोगों में ज्यादा आया और जिसमें मोर्टेलिटी ज्यादा हुई, मृत्यु दर जो है वो रही जो बुजुर्ग लोग थे। लेकिन सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच में जब हम लोग के यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई, और वैक्सीनेशन जब तक सेकेंड वेव आई तब तक हुआ क्या कि 45 प्लस के एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी थी। तो 45 प्लस के एज ग्रुप में काफी वैक्सीनेशन हो जाने की वजह से इस बार जो हुआ वो ये आया कि सबसे ज्यादा जो मतलब लोग इन्फेक्ट हुए और सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी हुई वो हुई मतलब जो
18 से 45 साल के एज ग्रुप में ज्यादा मॉर्टेलिटी देखने को मिली, क्योंकि मतलब उसके ऊपर जो है लोगों ने अपना इम्यूनाइजेशन करवा रखा था काफी संख्या में। तो अब हमारी जिम्मेदारी फिर वयस्कों की आ जाती है कि जब हमारी अब भारत सरकार ने 18 साल से ऊपर जो है इम्यूनाइजेशन को अलाउ कर रखा है, तो हम लोग पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करके अपने को इम्यूनाइज कराएं। क्योंकि जब आप ये एक देखा गया है कि एक जनरल पॉपुलेशन की तुलना में जो कि इम्यूनाइज नहीं है और एक वो जिसमें इम्यूनाइजेशन हो गया है, तो जो जिसमें इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा मिली है या उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हुए हैं। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान रखना है कि हम अपना जो है तमाम लोग जो है हम लोग के क्लिनिक में आते हैं इम्यूनाइजेशन को लेके, तमाम तरह की उनकी जो धारणा है कि साहब उनको हुआ, ये तो टीका लगवाए थे तो हमारे यहाँ उनको भी दिक्कत हो गई और या मृत्यु भी हो गई तो सब कुछ है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब एक गाड़ी आप चला रहे होते हैं तो गाड़ी में अगर एयरबैग लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% सुरक्षित हैं। दुर्घटना होने में उसमें भी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी एयरबैग अगर लगा हुआ है तो आपके बचने की संभावना ज्यादा है। तो ये मैं एक इस तरह का एक जनरल उदाहरण दे रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये नहीं कि इम्यूनाइजेशन कराने का मतलब हमारा ये हो गया कि हम जो है मतलब बिल्कुल रैश रहेगा व्यवहार हमारा, हमारा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाहर नहीं अपनाएंगे। क्योंकि अगर हम इम्यूनाइजेशन कराने के बाद भी हम जो है एक उस संक्रमण से काफी हद तक हम जो है बच सकते हैं। रही बात जो तमाम वेरिएंट आए, अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, डेल्टा आया, जैसे अभी अखबारों में भी आप अक्सर देख रहे होंगे कि इस समय जो पिछली जो सेकेंड वेव आई उसमें डेल्टा वेरिएंट आया। अब हम लोग सुन रहे हैं डेल्टा प्लस के बारे में। डेल्टा प्लस के बारे में अभी हमें टीके के बारे में वास्तविक स्थिति नहीं पता है कि वो डेल्टा प्लस पे हमारा टीका कितना इफेक्टिव रहेगा। जैसे जो अब तक डेल्टा पे था वो ये था कि जैसे कोविशील्ड का एक डाटा जो रिलीज हुआ था कि 60% जो है इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करा रहा है, जबकि इसके पहले वो 80% तक इम्यूनिटी जो है अल्फा वेरिएंट अदर वेरिएंट्स पे वो अपना बता रहे थे। तो इसलिए लेकिन ये है कि सभी लोगों से अनुरोध यही है कि जो भी लोग हैं जो एलिजिबल एज ग्रुप है 18 प्लस में, वो अपना जो है टीकाकरण जाके करवाएं और अपना जो है और बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा के निकले। रही बात बाहर अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं या 3 प्लाई मास्क यूज कर रहे हैं तो डबल मास्क लगा के निकले। अगर N95 अगर लगा के निकल रहे हैं तो सिंगल मास्क भी पर्याप्त है। बच्चों की रही बात, बच्चों को अब रही बात कि अब बच्चों को बचाने के लिए तो पहले तो वयस्कों की जिम्मेदारी मैंने बताई। अब रही बात बच्चों में, एक जैसे डॉक्टर संजय चौरसिया सर ने बताया कि जो है जो बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन बच्चों में स्टेरॉयड ले रहे हैं, जो बच्चे किसी कोमॉर्बिड कंडीशन से, चाहे वो कार्डियक इश्यूज हो, चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, तो उनमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और विषय बताना चाहूंगा, ओबेसिटी जो मोटापा है वो भी एक बहुत बड़ी मतलब उन बच्चों में भी देखा गया है कि कोविड के जब इन्फेक्शन हुए हैं तो सीवियरिटी ज्यादा हुई है। तो इसलिए जो है मोटापा भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है कॉम्प्लिकेशन के लिए। तो इसलिए बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छे रखें, योगा प्राणायाम हुआ, एक्सरसाइज हुई, ये सब जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें। बहुत ज्यादा जो है जैसे डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि विटामिन डी, विटामिन सी और सारे डाइट्स के बारे में बताया कि ड्राई फ्रूट्स, एग, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब चीजें इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो इन चीजों को कोई जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्स के ही फॉर्म में लिया जाए, उसको आप जो है नेचुरल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीजें जो है उनके बच्चों के डाइट में रखें। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर जो है रखें। जो है रही बात बच्चों में जो मास्क का प्रोटोकॉल है, तो 5 साल के ऊपर के बच्चों को अगर कहीं साथ में लेके निकलना अत्यंत जरूरी हो जा रहा है, कहीं निकल रहे हैं, तो 5 साल के ऊपर के बच्चों को मास्क लगा के निकले। और मास्क में हमेशा बच्चों को भी उसके लिए मास्क के व्यवहार के लिए भी देना है कि मास्क का टिप जो है बार बार छुए ना अपने हाथों से, और हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें, जिससे कि अगर आप टच करते हैं मास्क का बाहरी सरफेस तो तुरंत जो है हाथ को अपने सैनिटाइज करें। और घर में आने के बाद बच्चों को प्रॉपर हैंड वॉश प्रॉपर करा के, प्रॉपर साफ करके, अगर संभव हो सके तो नहा भी लें और उसके बाद ही जो है फिर नॉर्मल उसमें आए। रही बात इस समय जो
अब अगली जो इस समय आ रही है कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, जो चाइल्ड में आ रही है, ये जो सेकेंड वेव में बच्चे जो इन्फेक्ट हुए थे, तो उन लक्षणों को वो सामान्यतया 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बीच में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। कुछ बच्चे डायरिया करके आ रहे हैं, कुछ बच्चों के शरीर में चकत्ते आ रहे हैं, आँखों में लालिमा आ रही है, पेट दर्द करके आ रहे हैं, कुछ में न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, इस तरह के। तो इन बच्चों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक सामान्य परंपरा है कि जैसे ही किसी बच्चे को बुखार होता है, तो अपने से लोग जो है मेडिकल स्टोर पे जाके सेल्फ मेडिकेशन अपना करने लगते हैं, कि वहीं से जाके दवा ले आते हैं मेडिकल स्टोर पे। तो इस समय क्या कभी भी जब भी हो बच्चों में जो है, कभी भी दवा जो है मेडिकल स्टोर से ना लेके नज़दीकी कोई भी जो है बच्चों के डॉक्टर हों उनसे संपर्क करके तभी उनसे प्रॉपर इलाज लें, क्योंकि बच्चों में इस तरह से वेट के अकॉर्डिंगली जो है दवाएँ दी जाती हैं। तो इस तरह से घर पे ना ट्राई करें, और जो भी है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का, तो मोर देन 94% अगर सैचुरेशन है तो घर पे ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन ये है कि उचित चिकित्सकीय सलाह में रहें, डॉक्टर को दिखा के तभी इलाज लें। इस तरह से नहीं, कई बार जो है तमाम लोगों को हमने देखा है कि वो सेकंड वेव में भी ये प्रॉब्लम आई थी, फर्स्ट वेव में भी आई थी, सेकंड वेव में तमाम लोग जो है टाइफाइड का टाइफाइड का टेस्ट करा के आ जाते थे। आईजीएम आईजीएम पॉजिटिव आ गया, अब वो पता चला कि टाइफाइड का इलाज चल रहा है, और तमाम लोग टाइफाइड का इलाज पर्चा लेके घूम रहे हैं, और वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि जो है उनको कोविड हो रखा है, और वो जो है टाइफाइड का इलाज लेके और तमाम उस तरह से समस्याएँ हुई। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हमें अवॉइड करना है। जब भी कोई भी लक्षण हो, तो तुरंत जो है हमें नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। तुरंत जो है उसको इस तरह से हमें टालना नहीं है। यही चीज़ जो बच्चों के लिए है, यही चीज़ बड़ों के लिए है। बड़े भी अपने सिम्पटम्स को कभी भी, अभी भी अगर बुखार, सर्दी, खाँसी कुछ भी होता है, जो भी है, अपने को आइसोलेट करें और तुरंत इमीडिएट जाके कोविड का टेस्ट करा के और उसको रोल आउट करें, और आइसोलेट अपने को इमीडिएट कर लें। कभी भी ये ना हो कि मिक्स अप हो। अब चूँकि शादियों का भी समय अभी चल रहा था, तो शादियों में भी लोगों ने, तो उसमें पब्लिक गैदरिंग जो है आप जितना अवॉइड करेंगे, उतना ही आप जो है अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँगे। तो ये जनरल बातें जो है मतलब वही चीज़ें ही हैं। और रही बात कि जैसे कई बार लोगों का ये भी रहता है कि साहब कोविड पीरियड में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सरकार ने भी कई नंबर शेयर कर रखे हैं, और यूजुअली आप जिस भी नज़दीक के डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, तमाम लोग टेली कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएँ भी जो है डॉक्टर्स को जो है मतलब फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड करा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है, और सभी लोग जो है इस समय कोविड टाइम में भी बहुत से लोगों ने, सबके फ़ोन तो अटेंड ही हुए सारे डॉक्टरों द्वारा। तो इसलिए जो है कभी मतलब ऐसा ना हो कि हमारा एक नेगेटिव अप्रोच रहे कि साहब डॉक्टर नहीं मिलेंगे और हम फिर मेडिकल स्टोर से, क्योंकि ये जब हम समस्या करते हैं, तो बेसिकली हम समस्या को बढ़ाते जाते हैं, और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हमारा जो समस्या है वो गंभीर होती जा रही है, और हम सोच रहे हैं कि कोई दूसरी बीमारी है। क्योंकि जब डॉक्टर के पास आप जाएँगे, तो वो उन चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो देखेगा उन चीज़ों को, उन चीज़ों को असेस करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो इलाज बताएगा, और उस हिसाब से आपको, तो उसके इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है पहले भी कवर हो चुकी थी, मैं बस उन्हीं चीज़ों को बस रिपीट ही कर रहा था। अब मैं आगे जो है बस मैं वाणी को यहीं विराम लगाना चाहूँगा, और मैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को सुनना चाहूँगा। वीएन त्रिपाठी सर हम उनके गुरुजी भी रहे हैं, और अंडर ग्रेजुएशन तो हमारा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का रहा है, और सर जो है उस समय जो है पीडियाट्रिक्स हम लोग को पढ़ाते थे, और सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे उसी समय। तो अब आगे हम जो है तो सुनना चाहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए। निश्चित रूप से आपने जो है हम सभी को लाभान्वित किया। हमें निश्चित रूप से दूसरी लहर की जो अनुभव थे उनका इस्तेमाल तीसरी लहर की रोकथाम और उनके प्रिवेंशन में करना चाहिए। अब हम सभी जो है कार्यक्रम के अगले चरण में हैं, और ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारी इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं। सर पूर्व महानिदेशक हैं चिकित्सा शिक्षा के,
रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आप पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं बाल रोग विभाग मेडिकल कॉलेज कानपुर के, और आप फाउंडर प्रिंसिपल भी रहे हैं मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के। सर से हम सभी विस्तृत रूप में परिचित हैं, और सर के अनेक विद्यार्थी जो है देश भर में फैल करके मानवता की विशिष्ट सेवा कर रहे हैं। तो मैं अब अधिक समय न गंवाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को। ओवर टू यू सर। सर कृपया अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद परम प्रिय मंजुल जी को, और इस राष्ट्रीय वेबिनार के शुभ अवसर पर हमारे अनुज प्रोफेसर जयशंकर पांडे, हम लोगों ने साथ साथ कानपुर में शुरू किया था सक्षम के लिए कुछ, और वो हमारे सक्षम के कह सकते हैं कि वो हमारे सक्षम के डॉक्टर हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ नीतू जी थी, और भी वरिष्ठ लोग हमारे संगठन के थे। इसके अलावा हमने प्रोफेसर सारिका को अभी सुना, और मुझे खुशी है और गर्व भी है, आई फील प्राउड कि 10-20 ग्राम मेरा भी योगदान है। आशीष के उसमें संजय जी हैं, सारिका हैं, और जयशंकर जी ये कहते हैं कि सर आप लगते ही नहीं है कि इनके सबके गुरु हैं। तो गुरु थे, लेकिन ये लोग तो हमारे साथी हैं, और जब भी चाहे सारिका हो, चाहे संजय हो, चाहे आशीष हो, ये कुछ करते हैं तो शायद इनके पेरेंट्स के बाद हम गुरुओं को खुशी होती है, और हमारा भी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अभी हमने सुना, करीब करीब सब कुछ बताया जा चुका है। मैं आपको जो निमोनिक टाइप के होते हैं, पुराने प्रोफेसर हैं ना, हम लोग सब पुराने प्रोफेसर हैं। जब टेस्ट नहीं होते थे मंजुल जी, और हम लोग अपने आंख का नाक और छू के पूछ पाछ के, शायद एक्सरे होता था, क्यों सारिका? ये 70s में आशीष आपने सुना होगा कि एक्सरे होता था, ब्लड काउंट हम लोग खुद ही करते थे। और सुबह जब प्रोफेसर का राउंड होता था तो यूरिन एग्जामिनेशन भी खुद करके सुबह प्रेजेंट करते थे। तो शायद अब ये क्लिनिकल की बात, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह सकते हैं जयशंकर जी या मंजुल जी के, अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ से क्लिनिकल की बात लाए? देखिए हम सब क्लिनिशियन हैं, हम लोग डायग्नोस्टिशियन नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश, संयोगवश जो भी रोगी हमारे पास आता है मंजुल जी, तो जब हम दवा लिख के उसे कहते हैं तो जानते वो क्या कहता है? सर आपने जांच तो कराई नहीं, जांच तो कराई नहीं। हमसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड भी आपने नहीं कराया। डॉक्टर साहब इसके सिर दर्द है, सीटी स्कैन करा लो। हम लोग मजबूर हो जाते हैं कराने को। कृपया हमारे सभी जो इसमें सम्मिलित हैं, सभी योग्य हैं, और मेरे ख्याल से एक विचारधारा के लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है, सभी से मेरा अनुरोध है, कृपा करके अपने डॉक्टर को ये ना सजेस्ट करें कि डॉक्टर साहब इसकी और जांच करा लीजिए, और जांच करा लीजिए। तो कृपा करके एक तो ये ना करें। इसके बाद हम मुद्दे पे आ जाएं। आपने सब सुना, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। तो पुराने गुरु आचार्य एक बनाते थे ना सूत्र, जिसको आज कहते हैं ना बॉटम लाइन, सिल्वर लाइन। तो मैं अपने वक्तव्य को 4 शब्दों में डिवाइड करूंगा कि कोरोना से बचाव के लिए, इलाज के लिए 4 चीजें जरूरी। आहार, आहार भोजन, फूड। इसके बाद विहार, एक्टिविटी, खेलकूद, दौड़ भाग। इसके बाद विचार, हैप्पी हार्मोन्स या गुड हार्मोन्स की बात हो रही थी, मैं उसमें आऊंगा अभी। और लास्ट में व्यवहार। अगर घर में व्यवहार ठीक नहीं है, पड़ोसी से व्यवहार ठीक नहीं है, क्लास में स्टूडेंट से नहीं ठीक है, प्रिंसिपल से नहीं ठीक है, वाइस चांसलर से नहीं ठीक है, तो आप वो बाद में हम बताएंगे कैसे इम्यूनिटी कम होती है। मंजुल जी सोच रहे हैं कहाँ व्यवहार, कहाँ इम्यूनिटी, ये कहाँ से गुरु जी खींच लाए? यस, ऐसा है कि सारा चक्र शरीर के अंदर बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट्री है। बस मुझे पता नहीं कि कितने लोग यहाँ बायोकेमिस्ट्री के वो छात्र हैं या रहे होंगे या टीचर हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी में गुड हार्मोन, बैड हार्मोन, सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो आहार पे हम आ जाएं, केवल 4, आहार, विहार, विचार, व्यवहार। इसी से इम्यूनिटी बढ़ेगी।
अभी आप बिलो उसके बाद कन्विंस हो जाएंगे, अरे इतनी छोटी चीज, कस्तूरी तो मंजुल जी हमारे अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा, कहीं आयुर्वेद में जाते, कहीं कहीं जाते, घर में है, हमारे शरीर में है। तो आहार में क्या है, इसमें भी हम आपको कठिन लेक्चर नहीं देंगे। जो हमारे पिताजी, जो हमारे बाबा दादा खाते थे, सहमत होंगे, वो दूध बहुत पीते थे, वो हर सीजन में रीजनल और सीजनल चीजें खाते थे। कैसे? मैं तो कानपुर देहात इटावा से संबंधित हूँ। हमारे पिताजी और वो, जब मक्का होती थी तो मंजुल जी मक्के की रोटी 3-4 महीने चलती थी। इसके बाद बाजरा चलता था, सीजन पे गुड़ और गन्ने का रस चलता था, बेर के सीजन में बेर खाते थे, जामुन खाते थे। आज जामुन की बात हो रही, इम्यूनिटी बढ़ाती है, डायबिटीज में हेल्प करती है। इसके बाद घर में उपलब्ध मोटा, और इसमें भी ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, दांतों के काम, दांत जिसमें ज्यादा यूज करने पड़े, मेस्टिकेशन की मसिल का प्रयोग ज्यादा हो, वो खाना इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। ठीक है ना? नेचर, नेचुरल, नेचुरल बात वही करिए। इसके बाद आता है कि फल, हम कुछ नहीं, रंगीन फल बच्चों को देने हैं, रंगीन तरह तरह के कलर्स वेजिटेबल्स, ज्यादा महंगा ना बताइए। गरीब मध्यम दर्जे के लोग हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते मंजूर जी, मैं सहमत हूँ, लेकिन घर में खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, तरबूज, मक्का, ये बेर, अमरूद, हम सेव की बात नहीं कहते कि 200 रुपए 250 रुपए किलो और विदेश से जो आए थे, नहीं, जब सेव का वो है तो सेव खाए। कहने का तात्पर्य है आहार में सम्मिलित करें मोटा अनाज, रिफाइंड मैदा, सफेद चीज कम से कम खाएं, यही बच्चों को, और एक परिवार का डाइट, फैमिली डाइट। मैगी खा रहा हूं और बच्चे को कहता हूं ना खाना, ये गलत है, नहीं चलेगा। हम जो कुछ खाएंगे हमारे बच्चे सीखेंगे। और इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, सारिका विल एग्री विद मी, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। ठीक है ना? हम जो खिलाना चाहते हैं, हम जो उसको एक्सरसाइज, व्यायाम कराना, विहार कराना चाहते हैं, जो विचार देना चाहते हैं, जो व्यवहार देना चाहते हैं, तो स्वयं करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को ये सब करना पड़ेगा, तभी गुड हार्मोन निकलेंगे, हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। नहीं तो कॉर्टिसोल निकलेगा, एड्रेनलिन निकलेगा, मंजुल जी हाइपरटेंशन करेगा, इम्यूनिटी को लोअर करेगा, कोरोना जो बच्चों में थोड़ा सामान होता है, फिर यही चल के बड़ा बन जाएगा। ठीक, ये बात हुई आहार की। और एक और चीज है कि पानी खूब पिए, पानी। और इसके बाद आता है कि विहार, इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। 1 घंटे पसीने वाला खेल, पापा भी खेले, मम्मी भी खेले, बच्चा भी खेले। होता क्या है, होता क्या है आप जानते हैं, मोबाइल, मोबाइल से नो टू मोबाइल। 5 साल तक के छोटे बच्चे को तो दिखाना भी नहीं है, उसके बाद मैक्सिमम हाफ एन आवर along with the parents, along with the parents है। और आजकल ऑनलाइन में तो जयशंकर जी सत्यानाश कर दिया, पता नहीं ऑनलाइन के चक्कर बच्चे क्या क्या देखते हैं। कृपा करके कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लास के अलावा और मोबाइल न दें। विहार, 1 घंटे पसीने वाला खेल, कुछ भी करें ना, ये बच्चे पे छोड़ दीजिए, कमरे के अंदर, छत पे, कहीं भी। और इसके बाद आता है योगा। लेकिन अगर हम योगा करेंगे एज ए ग्रैंड पेरेंट, माँ बाप करेंगे, ये नहीं कि माँ बाप देख रहे हैं सिनेमा और टीवी और बच्चे करें योगा करो, रामदेव वाला करो, आहा आलोम विलोम, नहीं, हम करेंगे सेम थिंग, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। तो विहार की बात हुई। इसके बाद विचार, परिवार का विचार, राष्ट्र धर्म बताइए, राष्ट्र बताइए, समाज बताइए। और हम लिमिट क्या कर जाते, IIT कानपुर से बीटेक करना है बेटा, इसके बाद IIM अहमदाबाद से करना। कृपा करके अपने विचार, इससे इम्यूनिटी कम होती है, यस,
बच्चा 5 साल 3 साल से स्ट्रेस में फंस जाता है। क्या सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन कराना है, डीपीएस में कराना है, तनाव वाले हार्मोन, स्ट्रेस वाले हार्मोन कृपा करके ये ना करें। खेलने मुझे नहीं याद है, मेरे पिताजी, मैं तो बाय द वे आई एम सन ऑफ ए सोल्जर एंड फादर ऑफ ए सोल्जर। मेरा बेटा कर्नल है, श्रीनगर में था, अभी लखनऊ में आ गया आपके, और पापा फौजी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मुझे पता ही नहीं कि पापा ने कभी कहा हो पढ़ो, बस पूछते थे पास हो गए हो वीरेंद्र, हमने हाँ पापा पास हो गए फर्स्ट क्लास। कृपा करके ना करें, ये जिंदगी जीने में बच्चे को यार एक अच्छा इंसान बना है, आई टेक और वो MBA अहमदाबाद वाला ना बना है, क्या KGMU का डॉक्टर बनके M से MD DM ना, एक अच्छा इंसान बना है जो परिवार, समाज, प्रदेश, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। चाहे वो चपरासी बन जाए, चाहे बाबू बन जाए, चाहे मेरी तरह मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, कृपा करके उसको अपने विचार ना थोपें, अपनी चाहत ना थोपे, नहीं तो बैड हार्मोन, इम्यूनिटी लोअर वाले हार्मोन, कोरोना जाता। लास्ट में व्यवहार, उसको समाज सेवा सिखाएं, माँ बाप करेंगे, ये करेंगे। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, आप जो हैं आहारों से पसंद करना चाहें अपने बच्चे, उसे खुशी मिलेगी। कहिए बेटा आज आपने 4 भूखों को कोरोना काल में हमारे साथ चल के आपने उनको सेवा करी, प्रॉपर मास्क पहन के, प्रॉपर डिस्टेंसिंग करके, तो बच्चे के अंदर गुड हार्मोन निकलेंगे, बच्चे के अंदर गुड हार्मोन निकलेंगे और कोरोना से बचाव होगा। तो 4 हुआ। इसके बाद फिर फॉर्मूला 138 कोरोना से बचाव होगा, कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ेगी। 138 इसमें 1 घंटे पसीना, 3 गुड मील्स मिनिमम, बच्चों को 5, ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा और डिनर सबसे छुटका। कहते नहीं कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग, लंच शुड बी लाइक क्वीन एंड द डिनर शुड बी लाइक बैगर। होता क्या है मंजुल जी, आपको भी जल्दी, मुझे भी जल्दी, जल्दी जल्दी क्या बना है, फटाफट का बच्चा, और ये पापा दे दो रे, जल्दी दो, एक मुंह में रखा, एक बस्ते में रखा, भागा भागा चला गया। अच्छे हार्मोन कहाँ निकले, इम्यूनिटी लोअर हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों में 1 5 8 और हम में 1 3 8। अब 1 घंटे पसीना, प्रेफरेबली उसमें 15 मिनट योगा का समाधान, ये बड़ों के लिए भी है मंजुल जी, आपके लिए भी है, हमारे सब साथियों के लिए है, और 3 गुड मील्स और 8 घंटे सोना। गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, रिकवरी, टूट फूट बॉडी की, इम्यून का सिस्टम का बढ़ना सब रात में होता सोने। तो 138 याद रखिए, 1 घंटे पसीना, उसी में 15 मिनट योगा, 3 बार खाना, बच्चों को 5 बार खाना और 8 घंटे सोना। बाकी वीएन त्रिपाठी पे छोड़ दीजिए, सारिका पे छोड़ दीजिए, संजय पे छोड़ दीजिए, आशीष, हम काहे के लिए बैठे, ठीक है ना। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और से लास्ट में आता है गोविंद का जाप, इससे बच्चे किशोर इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना से बचेंगे। गोविंद का जाप करेंगे जय शंकर जी, इस जन्म में भी ठीक और अगले जन्म में भी ठीक। अब गोविंद में 6 अक्षर, अंतिम चीज है। ये इसलिए बताता हूँ, पुराने टीचर हूं ना, मास्टर हूं ना, तो ऐसा बताता हूँ, लड़के याद करें, इम्तिहान में यही लिख दें। तो GOBIND, जी माने ग्रोथ। गर्भावस्था के पहले से इम्यूनिटी डिसाइड हो जाती है। मंजुल जी आप किस चीज के विद्यार्थी हैं, आप किसके विद्यार्थी हैं? मैथमेटिक्स? सर मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एजुकेशन। मंजुल जी मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज में आता है शिक्षा शास्त्र। अरे वाह वाह, वेरी गुड, आपका वेरी गुड। तो जी माने ग्रोथ, यानी कि मदर अगर कुपोषित है, गर्भ में पलने वाला बच्चा, नवजात शिशु पैदा होगा कुपोषित, इम्यूनिटी कम, नवजात को भी कोरोना होता है। हमने 2 दिन के बच्चे को कानपुर में कोरोना पॉजिटिव पाया, उसका इलाज किया मंजुल जी। सुनिए, तो ग्रोथ, मदर की ग्रोथ, और प्रेगनेंसी में के बाद जब पैदा होगा स्वस्थ बच्चा, तो वो 3 किलो का पैदा होगा, तो उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल होगी, कोविड से बचाव होगा, ठीक है ना। और जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध, आप कह सकते हैं आप लोग
कि सर ये माँ का दूध कोरोना में, डॉक्टर त्रिपाठी साहब कहाँ से मुझे यहाँ फंसा दिया। नहीं, ये सारिका को मालूम होगा, इसने तो बहुत रिसर्च करी है कि माँ के दूध में जो पहला दूध आता कोलेस्ट्रम, इसमें इतनी एंटीबॉडीज होती हैं कि 2 वर्ष तक बच्चे को कोरोना क्या, निमोनिया से बचाओ, डायरिया से बचाओ, एलर्जी से बचाओ और तरह तरह के बीमारियों से बचाओ। 2 वर्ष तक होता है अगर उसको 6 महीने तक पहले घंटे से शुरू करके जन्म के केवल माँ का दूध दिया गया। आई रिपीट इट, फोकट फ्री। ये मानव संसाधन है विच इज अंडर यूटिलाइज। होता क्या है, सारिका ने एक रिसर्च में प्रूव किया था कि केवल 20 to 30% मदर जन्म के बाद 3 महीने तक अपना दूध पिलाती, इसके बाद गाय भैंस बकरी तरह तरह के डिब्बे। होता क्या है, इम्यूनिटी कम हो गई। माँ के दूध में, माँ का दूध केवल माँ का दूध नहीं है, एंटीबॉडीज हैं, एंटी कैंसर तत्व हैं, एंटी कोरोना तत्व हैं, एंटी कोविड-19 तत्व हैं और एंटी एलर्जिक तत्व हैं। अब वो नहीं मिले। गाय भैंस का दूध, गाय भैंस के दूध में ये कहाँ है? और अमेरिका तक ने माँ के दूध की नकल नहीं कर पाई है डियर। माँ के दूध की नकल अमेरिका भी नहीं कर पाया, जो दुनिया का सिरमौर है। आधे से ज्यादा नोबेल प्राइज उनको मिलते, लेकिन माँ का दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो डाल दिया, लेकिन एंटीबॉडीज कहाँ से लाएंगे, एंटी एलर्जिक कहाँ से लाएंगे, एंटी कैंसर कहाँ लाएंगे, एंटी कोरोना एंटीबॉडी कहाँ से लाएंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ ग्रोथ। फिर ओ, जीओ, गोविंद बात हो रही है। ओ माने ओरल रिहाइड्रेशन। डायरिया इज ए सेकंड किलर, लार्जेस्ट किलर ऑफ ऑल एजेस। जवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, किशोरों में डायरिया से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होगी। और एक अटैक का डायरिया इम्यूनिटी को कम कर देता है। और डायरिया में डेथ होती डिहाइड्रेशन, तो ओआरएस घर में 1-1, 2-2 पैकेट रखे तो डायरिया नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन नहीं होगा, इम्यूनिटी नहीं कम होगी, कोरोना से बचाव होगा। इसके बाद आता बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बता चुका हूं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। कोलोस्ट्रम और ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक केवल माँ का दूध, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ घरेलू आहार, सत्तू, दलिया, लपसी, हलवा, आलू, केला। हम फेरेक्स सेरेलैक की बात ही नहीं करते मंजू जी। आज के बाद घर में फेरेक्स सेरेलैक ना लाना, तब तो मैं समझेंगे आप एक सुधी छात्र है मेरे। ठीक है ना। आप तो डिब्बा हटा देना, आप खा जाइए बच्चे को। इसके बाद आता है GOB। इसके बाद और कब तक, कम से कम 2 बरस तक, कम से कम 2 बरस तक माँ का दूध, 6 महीने तक केवल माँ का दूध, 6 महीने के बाद घरेलू आहार, नो फेरेक्स सेरेलैक। विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है, हमारा पैसा ले जा रहे हैं और हमें मानसिक रूप से लाचार बना देते हैं। घर में है सेरेक फेरेलेक्स, कुछ भी नहीं है। शायद ये हल्के हटके थोड़ा है, लेकिन हमारे सक्षम के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत बुद्धिमान है, वो समझे फेरेक्स में कुछ नहीं है। आटा है, दूध का पाउडर है, विटामिन के नाम पे फ्लेवर है मंजुल जी, और शक्कर है। एप्पल नहीं है कि सेरेलैक एप्पल, एप्पल नहीं, एप्पल की खुशबू है। तो घरेलू आहार, गरीब आदमी सत्तू खिलाए, एंड सत्तू इज ए सुपर फूड। मैंने कल सत्तू का नाश्ता किया था मंजुल जी। ठीक है ना। कृपा करके विदेशी कंपनियों के चंगुल से बचें। फेरेक्स सेरेलैक को अगर बायकॉट करेंगे तो कितना हमारा मानव संसाधन जो माँ का दूध का वो बचेगा, प्लस कितना डॉलर बचेंगे। इसके बाद आता है GOB, आई माने इम्यूनाइजेशन। गोविंद का नारा, इस जन्म में मुक्ति और बच्चे और किशोर स्वस्थ, कोरोना से बचाओ, और इसके बाद मुक्ति। गोविंद का जाप करोगे तो हमें जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलेगी। तो गोविंद, आई माने इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, केवल सामान्य जो नॉर्मल किशोरों और बच्चों को इम्यूनाइजेशन होता है। कभी सक्षम के फोरम से हम इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे, जयशंकर जी से मेरा अनुरोध है, कभी रख लें। और ये पैनलिस्ट हमारे बहुत अच्छे, कोशिश करें कि यही पैनलिस्ट रहें तो अच्छा रहेगा। आई तो अब आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब सामान्य इम्यूनाइजेशन से कोरोना से कैसे बचाओ, पूछिए। यस, बचाव है, निमोनिया नहीं होगा।
और कोरोना में निमोनिया से डेथ बहुत होती है। अगर न्यूमोकोकल का टीका लगा लिया, अगर हिप वैक्सीन लगा ली और डायरिया नहीं होगा, रोटा वैक्सीन लगा ली। इसके अलावा संयोग की बात है और बड़ा 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 मुझे खुशी होती है कि मैं एक सक्षम का छोटा कार्य करता हूँ और उत्तर प्रदेश में केवल कानपुर में एक सेंटर है जहां मैं कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन का सेकंड फेज का ट्रायल कर रहा हूं। किसी के 2 साल से 6 साल का अगर शिशु बच्चा हो, कृपा करके मुझसे संपर्क करें, मैं उसको कोवैक्सीन लगा दूंगा। मैंने ऑलरेडी लगाना शुरू कर दिया है। 2 से 18 साल के बच्चों का कानपुर में ट्रायल चल रहा है। एम्स दिल्ली, पटना, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, नागपुर में एक मेडिकल कॉलेज और ईसाई हॉस्पिटल, ये 5 और हैं। तो उत्तर प्रदेश सक्षम को ये गौरव प्राप्त है कि उसका एक कार्यकर्ता कोरोना वैक्सीन के सेकंड फेज की ट्रायल कानपुर में कर रहा है। तो BI हो गया। और बच्चों को कोवैक्सीन जरूर लगाएं, कोरोना वैक्सीन, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और जिनको कोई कठिनाई हो, मेरा नंबर है, इसमें आया होगा, कृपा करके लखनऊ से यहाँ आना है और मैं बैठा हूं आपका भाई, एक सक्षम का कार्यकर्ता, और मैं उसको लगा दूंगा। इसके बाद हुआ आई गोविंद, एन माने न्यूट्रिशन, एंटीनेटल, जन्म के पहले न्यूट्रिशन मदर का, जन्म के बाद शिशु का, और अगर कुपोषित है, जैसा कि अभी आशीष ने, वो भी आई एम प्राउड ऑफ आशीष कि उसकी वृद्धि में, उसके ज्ञान में 10 ग्राम मेरा भी योगदान है GSPM में। तो बिल्कुल सही, अगर कुपोषित बच्चा है मंजुल जी, तो इस बच्चे को कोरोना का अटैक सीवियर होगा, भर्ती की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो ग्रेड 3-4 का अति कुपोषित बच्चा या किशोर है, तो कृपा करके उसका कुपोषण की डायग्नोस पहले हो और गोविंद की तरह पालन करें, तो उस बच्चे को कुपोषण नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन, और उसको कोरोना का खतरा नहीं। और अंतिम शब्द डी, गोविंद कहा था ना, GOVIND, डी माने दवाओं का उपयोग केवल डॉक्टर से पूछ, ड्रग्स व्हेन क्वालिफाइड डॉक्टर रिकमेंड्स मस्ट बी यूज। खुद डॉक्टर ना बने, रेमडेसिविर खरीद लाए, आइवरमेक्टिन खरीद लाए, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर रख लिए और पता नहीं क्या क्या रखे घर में। आजकल वो एम्फोटेरिसिन भी ले आ रहे, वो ब्लैक फंगस। कृपा करके खुद डॉक्टर ना बने, कम से कम सक्षम के हमारे ज्ञानवान ऊर्जावान कार्यकर्ता ये ना करें और लोगों को जागरूक करें। तो गोविंद का पालन करें और तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये एक डर है, एक अप्रिहेंशन है, और कई आंकड़ों ने कहा है जैसे अभी थी। और एक बता दें, सीरो प्रेवलेंस सबसे ज्यादा था 2 से 18, ऑलरेडी हो गया 2 से 18 की उम्र में। जो स्टडी 5 स्टेट्स में हुई है, उसमें हमारा गोरखपुर का ग्रामीण अंचल है, भुवनेश्वर का है, दिल्ली के कुछ है सबर्ब वगैरह, देखा गया कि वहां पर करीब 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा 18 से 2 साल तक के जो हमारे बच्चे किशोर हैं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव माने उनको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ और एंटीबॉडी बच गई, प्रोटेक्टिव हो, ठीक है ना। और स्लम्स में तो भैया 70 से 75% है। तो तीसरी लहर का खतरा नॉर्मल बच्चे किशोरों को नहीं है। हाँ, कुपोषित बच्चों को, या कोई बीमारी बढ़ी है, या कोई ऐसी चीज है जिससे इम्यूनिटी कम हो गई है, तो खतरा है, अदरवाइज नहीं है। और अंतिम मुझे एक याद आ रहा है कि अबाउट द नोबेल लॉरेट, कि एवरीथिंग वी नीड कैन वेट, एवरीथिंग वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट। दिस इज द टाइम his bones being formed, his blood is being made, and his senses being developed. To him or her, we cannot answer tomorrow. His name is today. Thank you very much. Jai Shri Ram. बहुत धन्यवाद सर। मैं अभिभूत हूं कि आपके इतने सार्थक विचार हम सभी को प्राप्त हुए। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि प्राचीन अगर जगत में हम देखें तो अनेक ऋषियों ने तप से जो ज्ञान उत्सर्जित किया था, वो ज्ञान आज मैं आपके विचारों में अनुभूत कर पा रहा हूं। आपने बेहद सराहनीय रूप से जो आहार विहार विचार और व्यवहार का मंत्र दिया, और उसके बाद आपने जो गोविंद का एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे लगता है जी 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 सर, और मुझे जी 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 मुझे लगता है कि अगर हम इन जो है
पैटर्न को फॉलो करें तो कोरोना ही नहीं, हम अनेक प्रकार की बीमारियों से न केवल अपने बच्चों को बचा पाएंगे बल्कि उनका हम एक सशक्त विकास जरूर कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने आग्रह किया था कि यदि कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालें। अनेक प्रश्न आए हैं सर, और मुझे ये साझा करते हुए जरूर गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप कोवैक्सीन का जो बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसका टीम का हिस्सा भी हैं। तो सर एक प्रश्न पूछा है अथर्व मिश्रा ने, वो जानना चाहते हैं कि क्या सितंबर तक बच्चों की वैक्सीन की उपलब्धता की आशा की जाए, क्या प्रगति है इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत बहुत ही सामयिक प्रश्न है और अच्छा है, क्योंकि मैं इसके पहले बड़ों की भी कोवैक्सीन का ट्रायल का हिस्सा था। सितंबर तक तो नहीं, अक्टूबर नवंबर तक इसका आता, उसका कारण है ये बहुत ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अंतरराष्ट्रीय मानक, थर्ड पार्टी और आईसीएमआर, इसके अलावा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, उसमें चल रहा, बड़े सख्त वो हैं। लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर तक कोवैक्सीन जो बच्चों के लिए यूज के लिए अधिकृत हो सकती है। और व्यक्तिगत तौर पर बताऊं, किसी को अपने बच्चे को लगवाना है तो मेरा नंबर है कानपुर में। आई विल बी मोर देन हैप्पी। लखनऊ से लोग आए हैं, डॉक्टर आए, और मैं बताती हूँ 80% जो हमारे कोवैक्सीन के ट्रायल में, आपको खुशी होगी, हमारे कोरोना वैरियस डॉक्टर वो लगवा रहे हैं। तो अक्टूबर तक मैं सोच रहा हूँ, आकलन के हिसाब से अक्टूबर तक ये उपलब्ध हो सकती है, अगर इसी गति से हमारा ट्रायल चलता रहा। ये फेज 2 है, इसके बाद फेज 3 है, जिसमें 25 से 30 हजार हम पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों से इनका ट्रायल करेंगे। और हो सकता है कि इमरजेंसी यूज इन चिल्ड्रन की को यूज करने के जैसे बड़ों में हुआ है, ये हो सकता है ये अक्टूबर में हमें दे दें, ऐसा मेरा अनुमान है। जी सर। तो सर इसके अलावा जैसे हमने बच्चे बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चों के प्रश्न भी कुछ बच्चों वाले हैं, तो मुस्कान पांडे जानना चाहती हैं कि क्या सर यदि तीसरी लहर आती है और तीसरी लहर के बाद क्या कोरोना खत्म हो जाएगा या इसका खतरा अभी लंबे समय तक बरकरार रहेगा। तीसरी लहर क्यों आती है मंजुल जी मालूम है? आप जब लखनऊ में घूमिए तो 90% लोग मास्क नहीं यूज कर रहे, भीड़ भाड़ें बढ़ गई, पार्टियां बढ़ गई, मेले बढ़ गए, वो धीरे धीरे वही दशा है। ये क्या होगा कि इस समय इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बहुत क्विक होता है, एयर ट्रेवल। तो पता लगा कि ब्राजील में एक केस हुआ, अमेरिका में केस हुआ, इंग्लैंड में हुआ और तुरंत यहाँ आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी वैक्सीन है कि अच्छा मास्क, 3 लेयर्ड या N95 मास्क, प्रॉपर साबुन से हाथ धोना, वैक्सीन लगवा लेना। और मेरा अनुरोध है कम से कम सक्षम और उनसे जुड़े लोगों से कि 2 वर्ष तक पार्टी भूल जाएं, तेरहवीं भूल जाएं, वलीमा भूल जाएं, फंक्शन भूल जाएं, इधर उधर घूमना भूल जाएं, केवल ये रहे कि जान है तो जहान है। माननीय मोदी जी ने कहा था, मुझे याद है, और लोगों को जागृत करें। हम लोग बहुत अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी हैं, एक विचारधारा के हैं, तो कृपा करके 2 वर्ष, और ये तीसरी के बाद चौथी भी आ सकती है, 5वीं भी आ सकती है, 6ठी भी आ सकती है। इंटरनेशनल अनुभव है, WHO की तरफ और देशों का अनुभव। लेकिन धीरे धीरे लोग वैक्सीनेशन हो जाएंगे या हर्ड इम्यूनिटी द्वारा एंटीबॉडीज आ जाएंगी, इनका प्रकोप कम होता जाएगा। इक्का दुक्का एंडेमिक रूप में, एंडेमिक कि साल भर कुछ केसेस मिलते रहेंगे, किसी क्षेत्र में ज्यादा, किसी क्षेत्र में कम, बीमार, कमजोर, कुपोषित, इन लोगों को दबोच लेगा, या साथ में और चीजें हैं उनको दबोच लेगा, लीवर है, किडनी, डायबिटीज है, अगर ये है तो उनको खतरा है। तो बस यही है कि मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई, भीड़ में न जाएं, और जैसे बुखार जुकाम हो किसी को भी इसको समझें कोरोना, उसको आइसोलेट कर दें और मास्क पहनाएं और तुरंत उनकी जांच करें। और आहार विहार विचार व्यवहार 138 बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, हम पे छोड़ दें। जी तो सर जैसा कि इस समय चर्चा जोरों पर है तीसरी लहर की, बहुत सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं, तो इन तथ्यों के बीच अगर हम बात करें डेल्टा प्लस वेरिएंट की,
तो डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक भी बहुत कुछ कहने से पहले कुछ रिसर्चेस के देखना चाहते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस अभी इस पर है भी नहीं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि डेल्टा प्लस किन मायनों में जो है डेल्टा वेरिएंट से अलग है और कितना खतरनाक हो सकता है, और हमारी वैक्सीन इसके प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। एक तो डेल्टा प्लस का प्रवेश ऑलरेडी अपने भारतवर्ष में हो गया, करीब करीब 6 स्टेट्स में, शहरों में ऑलरेडी ये पाया गया जीन सीक्वेंसिंग करके। और जो NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, उन्होंने बता दिया है इसका खतरा है। जैसे कि पहले जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था उसने तहलका मचाया, हमारी तैयारी सरकार द्वारा पूरी कोशिश के बावजूद इतनी नहीं हो पाई, बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, लेकिन अब हम तैयार हैं। डेल्टा प्लस के बारे में 2-3 चीजें सुन लीजिए। एक तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बड़ी तेजी से फैलता है। 1, 2, इसमें जो कोई दवाई नहीं, कोविड-19 की कोई आज तक स्पेसिफिक दवा नहीं है डियर, सिम्टोमेटिक इलाज है। बुखार है, पैरास्टामोल दे दिया, ऑक्सीजन कम तो ऑक्सीजन दे दी। तीसरी चीज ये है कि ये लंग्स के प्रति अभी तक जो स्टडीज में पाया गया, इंटरनेशनल और अपने यहाँ थोड़ा, कि ये लंग्स के प्रति ज्यादा इसकी प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, यानी कि निमोनिया और रेस्पिरेटरी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कुछ ज्यादा होगा। और चौथा ये है कि जो हमारी वैक्सीन हैं, आज 3 वैक्सीन अभी अवेलेबल है, चौथी आने वाली है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। तो ये वैक्सीन इसमें कितना प्रोटेक्शन कर पाएंगी, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए डेल्टा प्लस वायरस से हमें वही चीज है कि केवल वही बचा सकता। फिर मैं आ रहा हूँ कि मास्क, जो ज्यादा एक्सपोज है, जो ज्यादा टीचिंग जैसे क्लास लेते हैं और लेते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, वॉरियर्स हैं, डबल मास्क, एक नीचे हमारा सर्जिकल, उसके ऊपर 95, हैंड वॉशिंग, सोशल प्रिवेंशन, यही है। क्योंकि वैक्सीन से भी अभी क्लियर नहीं है कि ये वैक्सीन कितनी हिफाजत कर पाएगी। लेकिन अगर हम कोविड भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेंगे मंजुल जी, तो खतरा कम होगा। लेकिन खतरा कम हुआ है, टला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। और देखिए दूसरे महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो गया, दिल्ली में भी शायद प्रवेश कर गया है, नीचे तेलंगाना में भी हो गया है, गुजरात में भी हो गया है। तो सावधानी, बस वही आप अलर्टनेस, और जांचें हो ही रही हैं। जी सर, जैसा कि मैं और प्रश्न देख पा रहा हूं कि एक स्वतः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जैसा कि हम लोगों ने पिछली लहर में देखा कि अनेक दिक्कतें आई, तो अगर हम विशेषकर बच्चों की बात करें, तो तीसरी लहर में अगर बच्चों को विशेष दिक्कतें होती हैं, तो जो क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर हैं, ICU हैं, इनकी व्यवस्थाएं क्या जो बड़े हैं उनसे अलग होती हैं, और इनकी उपलब्धता कितनी है? यदि कोई बड़ा संकट आता है तो क्या हम लड़ पाने में समर्थ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुशी है क्योंकि मैं सरकार का अंग रहा हूँ, चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुखिया रहा हूँ। तो मुझे याद है 3 साल पहले क्या स्थिथि थी, अब क्या है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी जो टीम है बहुत ही हाइपर एक्टिव है। और आपको बता दूं, हम ऑलरेडी तैयार हैं किसी संभावित तीसरी लहर, चाहे ऑक्सीजन के मामले में हो, चाहे वेंटिलेटर के बारे में, और चाहे हमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की ट्रेनिंग में, जैसे सारिका ने कहा, रोज हमारी ट्रेनिंग चल रही है, आज भी चल रही है, कल भी चल रही थी, यानी कंटिन्यूअस हम अपने डॉक्टर्स पैरामेडिकल को ट्रेन कर रहे हैं। जो बच्चे और किशोरों के कोविड के इलाज में ICU बैकअप बहुत अच्छा हो गया है। वेंटिलेटरी सपोर्ट समझिए, टोटल बेड्स हमारी सपोज 100 है। मैं इस समय एक प्राइवेट बड़े मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हूँ एज ए डीन एंड HOD पीडियाट्रिक्स, तो वहां तक पूरी तैयारी है। रामा मेडिकल कॉलेज है एक, वहां भी पूरी तैयारी है। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक ICU बन गई है। ऑलरेडी ऑक्सीजन लाइंस हैं, ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, जैसे पूरी सप्लाई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सफिशिएंट है, ऑक्सीजन बनाने वाली बड़े बड़े मशीनें लग गई हैं। तो जनता को आप बताइए कि अब हमने तो पिछले बार, और मैं तो हमेशा कहता हूं, हमने 5 लोगों को चाय बुलाया मंजुल जी, और 25 आ जाएंगे तो अमेरिका की भी व्यवस्था फेल हो जाएगी।
हमारे भारतवर्ष की तो कहने की यही हुआ। हम उसका आकलन नहीं कर पाए, हम सरकार कहिए, हम डॉक्टर आकलन नहीं कर पाए और एकदम से हुआ तो स्थिति मतलब कि अप्रिय हो गई थी, ये कह सकते हैं। लेकिन अब बहुत ही तैयारी, सारिका इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, infrastructure, curriculum development. I think Sarika will tell better how much as a government and private together we are equipped, ready to fight any possible third wave. Yes, Sarika. Is she here? हाँ, please, you tell. जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीआईसी कोविड के इलाज के लिए डॉक्टरों की, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग पिछले 1 महीने से चल रही है। जितने भी पीएससी, सीएससी, वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, उन सबकी ट्रेनिंग कि ऑक्सीजन कैसे देना है, अगर शॉक है तो उसको कैसे मैनेज करना, मतलब पूरी एकदम डिटेल्ड ट्रेनिंग जितने भी फैकल्टीज हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उन सबसे चल रही है। प्लस उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया। हर जिले में 100 बेड पीआईसीयू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। प्रॉपरली बेड जिसमें कि पूरी बेड, एक बेड का मतलब एक्चुअली सबको लगता है ना कि बेड मिल जाए, बस बेड मिल जाए। सिर्फ बेड का मतलब सिर्फ बेड नहीं होता है। बेड के साथ आपको उसके पीछे एक ऑक्सीजन, एक सक्शन, वो होना चाहिए। और पर शिफ्ट एक एक नर्स, एक एक वार्ड बॉय, एक और डॉक्टर और 24 घंटे होना चाहिए। सो वो पूरा स्टाफ के उतना नंबर करना, उन सबको ट्रेन करना, वो सारे ऑक्सीजन तैयार करना, बहुत सारे मास्क होते हैं, ऑक्सीजन देने के जो तरीके होते हैं, आप प्रॉन्ग से देते हैं, मास्क से देते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, फ्लूइड्स हैं। तो वो सारी तैयारियां हो चुकी, सारी तैयारियां आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो अराउंड 95% तैयारी हो चुकी है। तो अगर ऐसी कोई थर्ड वेव आती है जहाँ के बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारी तैयारी हो गई है। किसी को ये नहीं सोचना होगा कि हमें भाग के जो कानपुर या लखनऊ के आसपास के लोग हैं सोचे कि हमें मेडिकल कॉलेज में ही जाके इलाज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके जिले में ही डॉक्टर सिस्टर्स ट्रेंड हो गए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, इलाज वहीं पे शुरू हो चुका है। Yes, yes, very good, very good. जी, ये बहुत अच्छी बात होगी कि ऐसा कोई सिवियरिटी आए ही ना, हमारी तैयारियां पूरी हैं, ये बहुत ही एक संतोषप्रद स्थिति है। सर, जैसा कि आपने अपने लेक्चर में बच्चों के आहार के संदर्भ में बताया कि बच्चों को 6 महीने तक केवल माँ का दूध और 2 वर्ष तक माँ के दूध की आपने बात कही, तो क्या ऐसी माँ जिसको वैक्सीन लगी हुई है, ये एक जनरल प्रश्न है, आम रूप से मैंने कई लोगों को चर्चा करते हुए सुना है, तो क्या जिस माँ को वैक्सीन लगी हुई है, तो क्या फीडिंग में उसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर माँ को बुखार नहीं है या कोई सिम्टम नहीं है, नॉर्मल और प्रेफरेबली हम चाहेंगे कि माँ अपना बच्चे को अपना दूध पिलाए। केवल जैसे हम नहाते वक्त सारे अंग साफ करते हैं, ऐसे अपना वो एरिया भी साफ कर ले। और अगर उसको जुकाम या कुछ ऐसा लगता है तो एक मास्क का प्रयोग कर ले, हाथों की साफ सफाई करे और नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा चाहे उसको दे सकती है। इट विल प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन। दिस न्यूबॉर्न और द बच्चे को माँ दूध पिलाएगी तो हमने आपको बताया था माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती हैं जो गाय भैंस डिब्बे में नहीं होती हैं। दे विल प्रिवेंट द चाइल्ड और द शिशु फ्रॉम गेटिंग कोरोना इन्फेक्शन। वो एंटीबॉडीज होती हैं, नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, वो बचाएंगी। एक और होता है, अगर माँ को एक बार हो भी गया है और माँ रिकवर कर गई है तो उसके आईजीएम एंटीबॉडी यानी तुरंत जैसे आग लग जाती मंजुल जी, तो पहला काम क्या होता, पानी डालो, फोम डालो, आग बुझाओ। तो तुरंत कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडी, और ये माँ के दूध में होती हैं। दे विल प्रिवेंट इट। तो माँ का दूध पीने वाले बच्चों को या शिशुओं को ना पीने वाले डिब्बा बकरी गाय पीने वाले की अपेक्षा कोविड का इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा, 2 वर्ष का आपने कहा था, 6 महीने तक केवल माँ का दूध, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घरेलू आहार उपलब्ध हो। नो फेरेक्ट सेरेलैक, आई एम रिट्रेटिंग अगेन, नो फेरेक्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल है, कतई मत दीजिए। पुराने जमाने पापा से पूछना, लपसी, दलिया, महेरी, सत्तू, आलू, केला, दाल, खिचड़ी,
माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैंने तो खिचड़ी उचड़ी खा के इतनी एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी लगती कभी माननीय मोदी जी को देखता हूँ। तो सोचिए आप, कोई जरूरत नहीं आप मांसाहारी भोजन करें, अपने आहार में सब कुछ है, ठीक है ना। और 2 वर्ष तक आप कहें कि सर क्यों दें, उसका ये है रीजन कि सारिका को मालूम होगा, शी हैज डन रिसर्च आल्सो ऑन दिस, कि इंडिया में भी माँ का दूध पिलाने का कि 40% ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड 50% कैन बी मेट बाय ब्रेस्ट मिल्क एलोन। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू है और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट तो माँ के दूध में इतना सब होता है। और एक चीज बता दें, मेरे ख्याल से बच्चे सुन रहे हैं, दे आर द फ्यूचर पेरेंट्स। माँ के दूध में वो शक्ति होती है कि जब जो बच्चे माताएं अपने बच्चे को सफिशिएंट पीरियड तक दूध पिलाते, उनको ओवरी का कैंसर, उनको और जगह के कैंसर्स ये कम होते हैं। और आजकल फिगर कॉन्शियस है, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, एवरीबॉडी फिगर कॉन्शियस है। बंधु तो बहुत स्मार्टली, बिल्कुल हैंडसम एंड वेरी फिट लग रहे हो। तो इस तरह एवरी महिला चाहे उसका पेट जो निकल आता है ना आजकल यार, बच्चों के लिए के बाद घरों में माताएं बहनों को, तो जो माताएं दूध पिलाएंगी अपना तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को सिकोड़ता है। तो फुटबॉल के साइज का यूट्रस गर्भावस्था के अंतिम दिनों में, और नॉर्मल कितना होता मंजुल, क्रिकेट की बॉल। तो फुटबॉल को क्रिकेट की बॉल बनाने में माँ का दूध 2 बरस तक काम होता है, ये लोग जानते नहीं है। और तमाम जगह वेट लॉस में लाखों रुपए खर्च करते। तो माँ के दूध से शरीर सुडौल रहेगा, पेट थुलथुल नहीं होगा, बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी, कोरोना से बचाव होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। एक बड़ी पते की, जयशंकर जी सुन रहे हैं मेरी बात को, जयशंकर जी सुन रहे हैं, एक बड़ी बात पते की है मेरे ख्याल से, इट विल बी बॉटम लाइन जो क्लिक कर जाएगी सबको। हम लोग चाहते मेरे बच्चे आगे बढ़ के बहुत बड़े बड़े बने। आईक्यू, सारिका ने मुझे कहा, उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं सफिशिएंट पर तक, उनका आईक्यू का 0.2 या 3 बढ़ जाता है। और 1 नंबर से केजी की जगह झांसी मिल जाता है, आईआईटी कानपुर की तरह एचबीटीआई मिल जाता है। तो आईक्यू बेटर होता है। और आजकल ये देखा गया होगा, पान मसाला अल्कोहल का प्रयोग, ये भी देखा गया, जो बच्चे अपनी माँ का दूध सफिशिएंट पीरियड देते हैं वो भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहते हैं। और अंतिम, हम लोग गांव के, जयशंकर जी भी गांव सब पर रखते हैं, हम छोटे थे तो लड़ते थे, क्या कह रहे थे मंजुल, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो आ जाओ। तो आज कहेंगे तुमने ग्लेक्टो डी पिया हो या लैक्टोजन पिया हो तो आ जाओ। तो कहने का तात्पर्य किसी तरह से अपने राष्ट्र धर्म, और मैं तो कहता हूं सक्षम आज के बाद ये तय कर ले, अच्छा स्वास्थ्य की देखभाल हमारा राष्ट्र धर्म है। इस सक्षम के मन से आज जाना चाहिए जयशंकर जी, स्वास्थ्य की देखभाल करना, अच्छा स्वास्थ्य हमारा राष्ट्र धर्म। चलिए ये नारा दीजिए आप, ठीक है। आहार विचार व्यवहार जी सर, धन्यवाद सर। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रश्न तो अनेक हैं, समय सीमा में हम सभी बंधे हुए हैं, लेकिन अगर हम ये देखें, कुछ बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय यदि वो बाहर जाना चाहें, कि जैसे कुछ बच्चों ने लिखा कि वो कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं या कुछ और कारण हो सकते हैं, तो बाहर जाते हुए वक्त उनको कौन कौन सी चीजें विशेष रूप में ध्यान रखने की जरूरत है? नंबर 1, जहां तक संभव हो ऑनलाइन वाला करें। एक बंद कमरे में, बंद हॉल में कोचिंग जैसे होती है उसको अवॉइड करें। अच्छा सा मास्क, डबल मास्क पहने, एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर N95 मास्क। 2, तीसरा, उस हॉल में ना जाएं जहां 150 बच्चे बैठे हो और वो बंद हो, एयर कंडीशन हो। केवल 2 गज की दूरी वहां भी देखें। और अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, अगर एसी चल रहे हैं, बंद है, कृपा करके वहां ना जाएं। जान है तो जहान है, या कहें अपने ट्यूटर या जो भी आपका वो है, कृपा करके इस हॉल में अगर 100 की क्षमता है तो 40-30 रखें, खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, एग्जॉस्ट लगाएं और एसी का प्रयोग करें, पंखे और दरवाजे खिड़कियां खोल दें। और
वहां पर भी अगर कोई बच्चा बुखार से पीड़ित है तो ये स्पष्ट होना चाहिए, he must not come to the coaching। और वैक्सीनेशन जैसे शुरू हो जाए, 18 साल से जो बड़े हैं वो वैक्सीनेट करा लें, और अपने माता पिता को जरूर वैक्सीनेट करा लें, जिससे वो कहीं से इन्फेक्शन न लाएं और बच्चों को लगाएं। और हाथ सर आपका म्यूट है, सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मंजुल जी, सर आप म्यूट है, जी सर, आपकी आवाज नहीं जी आ सर। रही है। अभी सर अनम्यूट हो गए हैं, करीब 30 सेकंड तक सर का म्यूट रहा। मुझे लगता है कि सर ने बहुत सार्थक रूप में अपने विचार रखे, और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग अपनी हाँ, समय सीमा में एक कार्यक्रम को एक रखते हैं। क्वेश्चन जी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे 8th क्लास के जो बार बार पूछ रहे हैं मैं कि जी जी हमारा एग्जाम ऑफलाइन हो सकता है कि नहीं। तो अभी मान के यही चलो आप कि ऑनलाइन ही होगा। जी, बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न रख रहे हैं, मैं हाँ, देख रहा अधिकतर था। बच्चों का यही क्वेश्चन आया था कि हमारा जी पेपर जी ऑफलाइन हो पाएगा अगर, तो अभी आप मान के चलो कि आप सबका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। और दूसरा हर कोई यही जो पूछ रहा है कि 5वीं वेव के बाद खत्म हो जाएगा, तीसरी वेव के बाद खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली जैसे इन्फ्लुएंजा है अभी, स्वाइन फ्लू, जिसके लिए कि वैक्सीन हम लोग हर साल लगवाते रहते हैं अगर एपिडेमिक पेंडेमिक होता है। सो अगले 1-2 साल में कोरोना भी वैसे ही बिहेव करने वाला है। एक्चुअली कोरोना कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है, बहुत सारी बीमारियां पहले से ही है और उनके अगेंस्ट वैक्सीन भी है, पर हम उन पे ध्यान ही नहीं देते और उनसे बहुत मोर्टेलिटी होती है। डेफिनेटली हमें कोरोना से बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए सावधानी तो रखनी है, पर और जो बीमारियां जो ज्यादा हमारे यहाँ फैली हुई है, जैसे टीबी है उसमें से एक मैं कहूंगी, और जिसके लिए कि वैक्सीन भी है, तो हमें उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उनसे भी बहुत बच्चों में मोर्टेलिटी होती है। सो अगले 1-2 साल में ये कोरोना भी इन्फ्लुएंजा जैसे बिहेव करेगा, हर साल या 1-2 साल के गैप पे आएगा, बहुत से लोग को इन्फेक्ट करेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन यही है कि हर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि त्रिपाठी सर ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगा तो प्रभाव कम होगा। सो कोविड ऐसा नहीं है कि अभी बस एक लहर आई टाटा बाय बाय हो जाएगा, या 3-4 लहर के बाद जैसे और बीमारी थी उन सब में एक नाम और अब जुड़ गया, यही हुआ है। और जी कोई भी धन्यवाद चीज मैम। जो ऊंचाई पे जाती है वो नीचे आती है, तो कोविड के साथ भी यही हुआ। जी 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 हमारे अन्य विशिष्ट वक्तागण डॉक्टर संजय चौरसिया जी, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं। सर यदि आपका कोई एडिशन या सबमिशन हो तो आप साझा कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष सर, हाँ देखिए, आपकी कोई? जी सारी चीजों की सारे टॉपिक सर ने कवर ही कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस भी हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। बस एक बार वही जाते जाते मैं जितने भी सक्षम में सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को यही जागरूक करना है कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद अपने व्यवहार में उसी तरह से रहें जैसे पहले लॉकडाउन के दौरान थे। जिस समय अप्रैल और मई में जिस तरह से प्रकोप फैला था और कोविड ने जिस तरह से कोरोना ने तांडव मचाया था, तो अभी भी उतना ही है। उसको मतलब ये नहीं, मतलब अपना जो व्यवहार है वो अपना वैसे ही रखें। पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें, अत्यंत ज़रूरी हो तभी बाहर घर से निकलें, और जब भी बाहर आप निकल रहे हैं, प्रॉपर मास्क, डबल मास्क लगा कर निकलें, और घर पर आने के बाद हैंड वॉश प्रॉपर करके उसके बाद ही घर में जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट वेव में हम लोग, जैसे डॉक्टर सारिका ने बताया कि पहली बार हम लोग बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़ेशन और जैसे लग रहा था कि फोमाइट से काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। खैर इस तरह के एविडेंस धीरे-धीरे आए कि फोमाइट से फैलने के चांसेस जो है सरफेस से उन सबसे कम है, एयर से ज़्यादा है, तो उसके लिए मास्क हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन फिर भी घर पर आकर जो बाहर की चीज़ें हैं, जूते, चप्पल ये सब बाहर उतारें और अपना आके जो है संभव हो सके तो बाथ ले लें, नहीं तो प्रॉपर हाथ, मुँह तो अच्छे से जो है धुल के तभी जो है, और बच्चों के समीप तभी जाएँ। और अगर हल्का-सा भी लक्षण कुछ भी मामूली सा अगर खराश लग रही है, हल्का-सा जुकाम-सा भी लग रहा है, खाँसी लग रही है, हल्का-सा भी फ़ीवरिश लग रहा है। कई-कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब वो पहले ध्यान नहीं गया मेरा, और बॉडी एक तो 1-2 दिन से हो रहा था, लग रहा था कि हल्का-हल्का बुखार है, और पता चला कि घर में जो है सभी को जब फैल गया
जब दूसरे तीसरे को भी जब बुखार शुरू हुआ तब उनका ध्यान गया कि लग रहा है कि सब जो है, और फिर जब इन्वेस्टिगेट कराया गया तो पता चला कि पूरा गड़बड़ जो है कोविड पॉजिटिव है। इस बार जो फर्स्ट वेव की तुलना में जो सेकंड वेव में देखा गया है तो ये पाया गया है कि वो ज़्यादा ही संक्रामक था और ज़्यादा लोगों को फैलाया था। तो इसीलिए हल्के से भी सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें और इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें। बड़ों की जिम्मेदारी जैसे अन्य वेव में थी वैसे ही अभी भी बच्चों को तभी हम सुरक्षित रख पाएंगे जब बड़े अपने जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे और अपने लक्षण पर ध्यान देंगे और तुरंत इन्वेस्टिगेट अपने को कराएंगे और अपने को आइसोलेट करेंगे, तभी हम बचा पाएंगे। अब वैसे भी बच्चों में जो भी अभी सेकंड वेव में जो प्रॉब्लम आई थी, बच्चों में बड़ों की तुलना में जो लक्षण भी आए हैं वो ज्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट ही रहे हैं या एसिम्प्टोमेटिक ही रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। तो होपफुली यही हम लोग आशा करते हैं कि इसलिए तो घबराएं ना, पैनिक ना हो और चीजों को फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दें। जी बिल्कुल ठीक कहा सर। एक प्रश्न आया है और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सोमेश केलकर जी का। इन्होंने जानना चाहा है कि क्या सैनिटाइजर का अधिक प्रयोग जो है वो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल। जी सारिका मैम आप। हाँ सर कहिए। बिल्कुल, सैनिटाइजर का अधिक प्रयोग बच्चे क्या बड़ों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अभी मुझे एकदम अच्छे से विश्वास है, सर भी से एग्री करेंगे कि अगले 2 साल में स्टडीज आएंगी कि सैनिटाइजर के उपयोग के बाद स्किन कैंसर या और उसके कोई दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो सैनिटाइजर यूज ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा कोशिश करनी है कि हम हाथ साबुन से धों। अगर आप साबुन नहीं है, पेपर सोप अपने पास रखिए, जैसे आप बाहर निकल रहे हैं पेपर सोप रखिए, पेपर सोप से हाथ धोइए। सैनिटाइजर बहुत ही कम यूज करना, जितना हो सके न यूज करें। साबुन से हाथ धोना ज्यादा जरूरी चाहिए। और जैसा कि हम सब अब जान गए हैं कि कांटेक्ट से कोरोना उतना नहीं फैल, तो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना कि सैनिटाइजर यूज कर ले, हाथ हर वक्त सैनिटाइज करते रहें, जरूरी उतना नहीं है। नॉर्मल जितना सफाई रखना है बस उतना रखना है। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, मास्क, मास्क बस लगा के रखना है। आप अगर मिलना भी चाहते हो, ठीक है, दोस्तों से मिलना है, आपको पार्टी में भी जाना है, पर कृपया करके मास्क लगा और खुली जगह में भी, बंद कमरे में नहीं। कि छोटा सा हॉल, घर किसी के घर चले गए, छोटा सा ड्राइंग रूम है, अब 10-15 फ्रेंड्स मिलके बात कर रहे हैं, तो नहीं, वो चीज अवॉइड करें। अगर आपको मिलना भी है तो बेटर है कि आप गार्डन में जाके खुली जगह में मास्क लगा के मिल लीजिए। तो सैनिटाइजर डेफिनेटली नहीं यूज करना है ज्यादा। जी मैम। जी आप सही बोले सभी मैंने। जी सर। प्रोफेसर त्रिपाठी सर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो प्लीज। बस कोरोना से बचाव ही इलाज है, एक तो ये दिमाग में ले जाएं। और मैं फिर कहूंगा 2 वर्ष तक, जैसा सारिका ने कहा, सब तरह के फंक्शन, इच्छाएं उनका दमन करें। केवल एक वो जान है, जहान है, हमें बचाना है, परिवार को बचाना है, देश को, राष्ट्र को बचाना है। और वैक्सीनेशन के बारे में जो गलत इधर उधर लोगों को जानकारी का अभाव में या किसी अन्य कारण से लोग कभी कभी विरोध करते हैं, तो उनको समझाना है, उनको कन्विंस करना है, उनको राशनल तरीके से समझाना। और ये जैसा बताया सारिका ने कि 1 आध साल अभी ऐसा रहेगा, छोटी छोटी लहरें आ सकती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 में शायद ये एक हल्की फुल्की बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू है, जैसे और है, उसी तरह से सीजनल आउटब्रेक हुआ, थोड़ा खत्म हो गई, क्योंकि हमारे शरीर में हर्ड इम्यूनिटी और 60% कभी 1 साल के अंदर हम 60% लोगों को, ऐसा अनुमान है 50% लोगों को हम इम्यूनाइज भी कर लेंगे बाई द एंड ऑफ 22। तो फिर ये उसी तरह होगा कि जैसे कि स्वाइन फ्लू है, 5-6-10 साल पहले याद है बहुत तक यही सब था, खत्म हो गया। ये किसी अन्य वायरल डिजीज की तरह है जिसका इलाज नहीं, बचाव है। और वैक्सीनेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द गेम चेंजर। और आपको बता दूं खुशखबरी, क्यों वैक्सीन ट्रायल कर रहा हूँ, नेजल स्प्रे भी, नेजल स्प्रे आ रहा, नेजल स्प्रे, इंजेक्शन की जरूरत नहीं। और ये कोवैक्सीन ला रहे हैं भारत बायो, एक और आ रहा है, इंजेक्शन नहीं लगेगा, जेट टेक्निक, जेट टेक्निक। हमने यहाँ पे फेज 2 अपने जाइडस कैडिला, या इंडियन, भारतवर्ष की अहमदाबाद की जाइडस कैडिला है, बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने बनाया, हमने यहाँ कानपुर में फेज 2 ट्रायल किया है, उसमें जेट से लगा, हमने कंपैरिजन किया, एक को इंजेक्शन से लगाया इंट्राडर्मल और एक को जेट, मतलब नो इंजेक्शन नथिंग। और वो जेट और नेजल स्प्रे अगर आ गया तो दे विल बी गेम चेंजर। ये 2 चीजें हैं।
सर एक और चीज मैं सभी सक्षम के लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वेव के बाद से लोगों ने अन्य जो बीमारियां थी उसके इम्यूनाइजेशन भी लोगों ने कराने अपने बंद कर दिए। तो जो अन्य बीमारियां हैं जो पहले से जिनके लिए टीके उपलब्ध हैं, तो उनका भी टीकाकरण बच्चों में कराते रहें, उनको बंद ना करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसे बहुत समय पहले एक स्टडी थी कि अफ्रीकन कंट्रीज में जब इबोला आया तो सारी वैक्सीनेशन बंद कर दिए गए, तो पता चला इबोला से तो कम मॉर्टेलिटी हुई, लेकिन पता चला मीजल्स की वजह से ज्यादा लोग मॉर्टेलिटी हुई। तो तमाम इस तरह के तो अन्य जो डिजीजेज जो जिनके लिए जो है वैक्सीन उपलब्ध हैं और जिनके टीके लग रहे हैं, उनको समय पे अपना टीकाकरण कराते रहें, उनको ना छोड़ें। नहीं तो ये ना हो कि पता चला कि हम कोरोना पे ही फोकस कर दे रहे हैं और पता चला कि हम जो है अन्य बीमारियां जो है पता चला उनके आउटब्रेक से स्टार्ट हो गए। जी सर, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। इस पर सभी अभिभावकों और बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इनफैक्ट अभी टीबी के जी। मरीज बहुत आ रहे हैं, जितना पहले नहीं आ रहे थे। पिछले 1 साल से अभी टीबी के मरीज बच्चों में बहुत बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। और सर भी ये एग्री करेंगे कि इस वक्त टीबी या और बीमारियों के बढ़ गए हैं। एजमा कम हो गया क्योंकि बच्चे मतलब पॉल्यूशन कम है, बच्चे बाहर कम निकल रहे हैं। एजमा तो कम हुआ है लेकिन टीबी बहुत बढ़ गया है। जी जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके विचार बहुमूल्य हैं। निश्चित रूप से हम सभी उससे लाभान्वित हुए हैं और तीसरी लहर और बच्चों के प्रति खतरे को लेकर के जो हमारी आशंकाएं थी, निश्चित रूप से हम उन सभी आशंकाओं के प्रति अब अधिक समर्थ होकर के लड़ सकेंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कुलदीप सिंह जी को, जो कि प्रांत अध्यक्ष हैं सक्षम के काशी प्रांत के, कि वो आए और वेबडाइस से सभी हमारे अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। जी मंजुल जी, मेरी आवाज जा रही है मंजुल जी? जी सर, जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक बार जय श्री राम। और बहुत ही बढ़िया सेमिनार वेबिनार आपने आयोजित कराया, इसके लिए आपको और डॉक्टर जयशंकर पांडे को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी इसमें कुछ विशेषज्ञों ने इतनी अच्छी बात बताया। प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी साहब ने जो हमें 2 फार्मूला दिया, आहार विहार विचार और व्यवहार, इसके बाद उन्होंने कहा गोविंद नाम जपते रहिए। दोनों से ही वाकई देखिए तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। मुझे भी लगता है कई बार ये सेरेलैक और हार्लिक्स कंप्लान बूस्टअप क्या क्या तमाम मार्केट में बने हुए हैं, आपने सच बताया इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। चूंकि इसमें 100 से अधिक परिवार का प्रतिनिधित्व हो रहा है, क्योंकि हमारी सीमा है उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हमें लगता है ये 100 लोग अगर 10-10 लोगों से बताएंगे तो 1 घंटे में ये 1000 लोगों तक बात ये जाएगी। जानते तो सभी हैं कि इनमें कमियां ज्यादा हैं, लाभ मतलब कम ही है, लेकिन फिर भी लोग रेडी टू यूज के नाते इसको लेना पसंद करते हैं। तो मैं प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी साहब को बहुत तहे दिल से, मतलब समझ लीजिए कि उसके बाद कोई शब्द नहीं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने पुनः हमारी सबकी आंखें खोला है। डॉक्टर आशीष प्रताप जी ने बहुत बढ़िया बात कहा कि अफवाहों की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम दें। और एक जो बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि MIS के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हुआ मेडिकल स्टोर पर गए, दवा ले लिए, मेडिकल स्टोर वाले ने और एक MBBS करने में बहुत अंतर होता है। जो एक लर्नेड आदमी है वो जो दवा लिखेगा, जो बताएगा, तो बहुत। अभी डॉक्टर बीएन त्रिपाठी साहब ने एक चीज कहा था कि देखिए हम डायग्नोस्टिस्ट नहीं हैं, हम क्लिनिसिस्ट हैं। हम क्लिनिक मतलब हम दवा दे सकते हैं, डायग्नोसिस तो वो दूसरे लोग करते हैं। और डॉक्टर के ऊपर जाके दबाव बनाना निश्चित रूप से बीएन त्रिपाठी साहब, आशीष प्रताप सिंह साहब ने और संजय चौरसिया साहब तो वाकई उन्होंने क्या बताया कैसे नट्स का उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बढ़िया कर सकते हैं। कोटिशः धन्यवाद। और प्रोफेसर सारिका गुप्ता जी को जो KGMU में हैं, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आपने दिया, उसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप सभी हमारे सक्षम परिवार से जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में भी इस ढंग के वेबिनार में आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। निश्चित रूप से जितना आपने बताया है, अगर उसका हम पालन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो हम 3rd वेव को कह लीजिए नहीं आने देंगे, रोक देंगे या उसका प्रभाव कम कर देंगे निश्चित रूप से।
एक बहुत बड़ी जरूरी बात है। हम बच्चों से जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों के सवाल भी मैं देख रहा था, तो बच्चे मास्क लगाने में सबसे ज्यादा लापरवाही बच्चे ही कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान दें कि बाहर निकलना है तो कम से कम डबल मास्क या घर के आसपास खुले वातावरण में, और सैनिटाइजर पर तो विशेष ध्यान देना। प्रोफेसर सारिका जी ने जो अभी बताया कि बहुत ज्यादा सैनिटाइजर आने वाले दिनों में कैंसर का कारण भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सैनिटाइजर हम न इस्तेमाल करें, लेकिन हम विद इन लिमिट इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रोफेसर जयशंकर पांडे साहब को, मंजुल जी को और अमिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे विशेषज्ञ पैनलिस्ट को तो कोटसा धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय श्री राम जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप जय जी। श्री राम। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों का श्रृंखला हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। हम कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आप सभी के साथ लिंक जरूर साझा कर लेंगे। तो बहुत ही लाभदायक वेबिनार के अंतिम चरण में हम लोग हैं। तो सक्षम की परंपरा के अनुसार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुशीला पांडे जी को कि वो आए और कल्याण मंत्र का वाचन कर इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समापन की प्रक्रिया संपन्न करें। श्रीमती सुशीला पांडे जी, आप कृपया अनम्यूट कर लें और कल्याण मंत्र। जी आप अनम्यूट हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों का भी मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सभी हमारे मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद। और भविष्य में हम फिर किसी ऐसे ही बेहद सार्थक कार्यक्रम के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। अब मैं औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं इस कार्यक्रम की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम। जय